हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। सो आज की वीडियो में हम सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एलआर का आज मॉक टेस्ट सीरीज़ 2 कंडक्ट हुआ था मैथ्स का। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट बहुत ही इजी था, मतलब मेरे हिसाब से जिसने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ा रहेगा, ये पेपर के लिए प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो 75+ तो आप आराम से निकाल सकते थे। इतने इजी क्वेश्चंस थे, बस 2 से 4 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे, बाकी बहुत इजी था। सो लेट अस डिस्कस द सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना एंड आप इसको लाइक भी कर सकते हो। चलो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो ये था December 23 मॉक टेस्ट 2 का पेपर। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बोला है, अगर x का वैल्यू 2 + √3 है, y का वैल्यू 2 - √3 है, तो बताओ x² + y²। एकदम बेसिक सम है। x² प्लस क्या बोला है, y²। x² के लिए क्या करने का, x का स्क्वायर करने का, y² के लिए y का स्क्वायर करने का। व्हाट इज 2 + √3 का स्क्वायर? सर a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 का स्क्वायर 4 + √3 का स्क्वायर 3 + 2ab। व्हाट इज 2 × 2 × √3? सर 4√3। वैसे इधर a - b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, सॉरी ये भी प्लस होगा, हाँ, और -2 × 2 4√3। एक में a + b का फॉर्मूला लगा, एक में a - b का। तो जो 4√3 प्लस में और जो 4√3 माइनस में वो कैंसिल हो गया। व्हाट इज 4 + 4 8, व्हाट इज 3 + 3 6, व्हाट इज 8 + 6 14। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझा पहला सब? हाँ सर। सेकेंड पे आओ। इफ 25 raised to 150 इक्वल टू 25x⁻50, देन आपको बोला है बताओ x का वैल्यू क्या आएगा। तो ये इंडाइसिस का सम है, बेसिक क्वेश्चन है। 25 raised to 150 है ना बच्चे लोग, इज इक्वल टू 25x⁻50। सो व्हाट कैन आई डू, ये जो 50 पावर है अगर इसको इधर भेजेगा ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इधर आके 1/50। तो पहले इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा 25 raised to 150 इंटू 1/50 इक्वल टू 25x। 150 को अगर आपने 50 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 25 का क्यूब। तो 25 का क्यूब अगर 25x के इक्वल है तो एक 25 कैंसिल होकर हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 5 का पावर कितना, 4। सो आंसर इज 5 का पावर 4, दैट इज 625 भी होता है, बट ऑप्शन क्योंकि 5 का पावर 4 में दिया है तो आप भी 5 का पावर 4 ही लिखोगे। बोलो क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट सम पे आओ। थर्ड, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन log t, इक्वेशन है log t प्लस log t - 3 इक्वल टू 1। तो इक्वेशन है log t प्लस log t - 3 इक्वल टू 1, वी गेट द वैल्यू एस। तो देखो ये ऑप्शन से करना बहुत ईजी है। आपको बोला इस इक्वेशन में t का क्या वैल्यू डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बराबर ना। सपोज मैंने ऑप्शन ए कंसिडर किया जो कि है कितना, 5। बोलो ये क्या होएगा? सर ये हो जाएगा log 5 प्लस log, व्हाट इज 5 - 3 2, व्हाट इज log 5 प्लस log 2? सर log a प्लस log b होता है log ऑफ a इंटू बी। बेस नहीं दिया टू द बेस 10 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 10 टू द बेस 10। व्हाट इज log 10 टू द बेस 10? सर नंबर बेस सेम होता है तो आंसर 1 होता है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट फोर्थ सम पे आओ। log 2 का वैल्यू दिया है 0.3010, log 3 दिया है, आपको log 24 का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले आपको सोचना है 24 को 2 और 3 जैसा कैसे लिख सकते हैं। तो देखो 24 का आप फैक्टर्स ढूंढ दो, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 2 कितनी बार आ रहा है सर? 3 बार। तो हम लिखेंगे इसको log 2 क्यूब इंटू 3 कितनी बार? 1 बार। इंटू होता है तो बच्चे लोग प्लस होता है, और पावर किधर आता है आगे। सो ये जो पहला टर्म है इसको आप लिख सकते हैं 3 log 2 प्लस log 3। व्हाट इज log 2 का वैल्यू? सर log 2 का वैल्यू दिया है 0.3010। व्हाट इज log 3 का वैल्यू? 0.4771। सो 3 इंटू 0.3010 गया तो 0.9030 हो जाएगा, प्लस पॉइंट कितना है 4771। तो इसको आप ऐड करना तो 1, ये हो जाएगा अपना 0, ये हो जाएगा 8 और ये 13, तो 1.3801 आंसर है, 1.3801। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा फोर्थ सम भी? हाँ सर। क्वेश्चन 5 पे आओ।
इफ 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, बोला ये नंबर प्रपोर्शन में एक्स बताओ। जब नंबर्स बच्चे लोग प्रपोर्शन में होता है तो रिजल्ट क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। जब ये प्रपोर्शनल बोलेगा, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, प्रपोर्शनल, तो प्रपोर्शनल के केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन के इक्वल होता है। तो ए और डी को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/x, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू 1/5। सो 1/2 को अगर 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2x हो जाएगा। 1/3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 1/15। तो यहाँ से आपको 2x आ जाएगा 15 के इक्वल। 2x अगर 15 के इक्वल है तो x क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 15/2। तो आंसर इज 15/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझा? हाँ सर। अब ये क्वेश्चन ये लोग ने अच्छा पूछा था। क्वेश्चन में बोला है बॉक्स कंटेन 276 कॉइन्स ऑफ 5 रुपी, 2 रुपीज 1 रुपी। एक बॉक्स में 276 कॉइन्स है, 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का। द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 2:3:5 द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। आपको बोला 276 आपके पास कॉइन्स है, 5 1 रुपया नहीं है, 276 कॉइन्स है। और आपको बोला है वैल्यू मतलब उसके रुपीस का वैल्यू दिया है 2:3:5 में। तो आपको नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अजम्पशन लिखने का, लेट द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स बी, मैं सपोज कॉमन मल्टीपल एक्स लेता हूँ तो एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 3x और एक कितना हो जाएगा बच्चे लोग 5x। ये सबको समझा? हाँ सर, ये तो क्लियर है, ये समझा ना? हाँ। नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है, हमें देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन? यार नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 में बोलता है इसको, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5। कैसे निकालोगे, देखो आपके पास वैल्यू कितना है 5 रुपये कॉइन का, 2x है ना वैल्यू 5 रुपये कॉइन का, 2x है ना 5 रुपये कॉइन का जो वैल्यू है दैट इज 2x, बराबर है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 2x/5। बोले लॉजिक समझा? अरे 2x जब 5 के इक्वल रखेगा तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 कितना हो जाएगा, 2x/5, है ना? सिंपल सा चीज़ है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 तो कैसे आएगा सर, ₹2 जो है उसका कॉइन हमने 3x माना है तो ये अभी हो जाएगा 3x/2। हाँ सर, ये भी समझा। ऐसे ही आपको करना है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का तो सर कितना बोला है क्वेश्चन ने, 5x है, और 5x डिवाइड बाई 1 गिव यू 5x ही। अब देखो ये सारे कॉइन्स आ चुके हैं और इसका टोटल हमें पता है 276 है। तो 2x/5 प्लस कितना था यहाँ पे, प्लस 3x/2 प्लस 5x इज इक्वल टू जो है वो 276 के इक्वल आएगा। ये समझा? हाँ सर। अब 2/5 होता है 0.4x, नहीं सॉरी 2/5 हाँ 0.4x, 3/2 इज 1.5x प्लस 5x इज इक्वल टू 276, बराबर है। अब इसको ऐड करेंगे 0.4 प्लस 1.5 प्लस 5 तो ये आ जाएगा आपको 6.9x इज इक्वल टू 276। तो x ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 279 को 6.9 से डिवाइड करो। तो अगर आप इसको 6.9 से डिवाइड करते हो तो आपको x का वैल्यू 40 आएगा। तो x आपको मिल गया कॉमन मल्टीपल। अब हमें किसका मांगा है क्वेश्चन में सर, हमें तो मांगा है 2 रुपये का नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। 2 रुपी कॉइन था कितना सर 3x/2 था, तो x के पे 40 डाल दो, 3 × 40/2 तो 120/2 क्या आएगा, 60 कॉइन्स आएगा। तो 60 कॉइन है 2 रुपये का। ये आपका बेसिकली इसका आंसर है। कितना कॉइन्स है 2 रुपये का, 60 कॉइन्स है, 60 कॉइन्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट 7, what must be added to each term, what must be added to each term of the ratio 49:68 so that it becomes 3 कितना 4। क्या ऐड करने का आपको बोल रहा है 49 और 68 में, तो ताकि उसका नया रेशियो 3:4 आए। तो लेट द नंबर एडेड बी x, तो एक हो जाएगा 49 प्लस x, एक हो जाएगा 68 प्लस x। ये ऐड करने का रेशियो क्या दिया है 3/4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 49 प्लस x जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और 3 इंटू क्या हो जाएगा 68 प्लस एक्स हो जाएगा। ये समझा सबको? हाँ सर ये क्लियर है। अभी 49 फोर्जा अगर करोगे आप तो 49 फोर्जा इज 196, 4 इंटू एक्स करोगे तो 4x, 3 इंटू 68 करोगे तो 204 प्लस 3x, 4x में से 3x गया तो x, 204 में से 96 गया तो 8। तो आंसर इज x इज इक्वल टू बच्चे लोग कितना 8। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। बोलो समझा 7 भी? हाँ सर। नेक्स्ट 8 पे आओ। ये डेरिवेटिव का सम है। u करके एक इक्वेशन दिया, दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म, u और t का रिश्ता है। du बाई डी टी आपको बताना है, t का वैल्यू -1 है तो u क्या है सर 3t का पावर 4 प्लस 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा du बाई बच्चे लोग कितना dt। बोलो 3t⁴ का डेरिवेटिव सर ये हो जाएगा 12t क्यूब, 5t क्यूब का डेरिवेटिव 15t स्क्वायर, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t, t का 1 और 4 का 0। अब आपको बोला एट क्या सर t का वैल्यू -1 है, तो इसमें आप डाल दो -1। बोलो क्या आता है सर -1 का क्यूब क्या होता है सर -1 का क्यूब -1 होता है, सो दिस विल बिकम -12। -1 का स्क्वायर 1 तो 1 15 ज़ा 15, 4 इंटू -1 -4 प्लस कितना 1, 15 प्लस 1 16, -12 -12 -4 -16, 16 में 16 गया तो बच्चे लोग कितना 16 में 16 गया तो बच्चे लोग कितना 0। तो आंसर विल बी 0, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। बोलो 8 भी समझा? हाँ सर। 9th पे आओ। ये लास्ट ईयर के पेपर में आया क्वेश्चन है, y इक्वल टू e⁻⁴ प्लस e x log a, तो आपको dy बाई डी एक्स पूछा है। पहले देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको y दिया है e log x प्लस e⁻x log a। log क्या बोलता है, log का प्रॉपर्टी कि मेरे बाजू में अगर कोई नंबर है ना तो उसको पावर में भेज देने का, तो इसको आप लिख सकते हो e⁻log x का पावर a, और इसको आप लिख सकते हो e⁻log a का पावर x। लॉग का अगर कोई बेस नहीं होता है ना तो बेस ई होता है। क्या होता है बेस ई। तो एक प्रॉपर्टी है लॉग में, अगर नीचे का टर्म और ये बेस सेम है तो सिर्फ आंसर होता है x⁻a। तो यहाँ से क्या आएगा x⁻a। वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा a⁻x। ये आ गया आपको y का इक्वेशन। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स मांगा ना। बोलो x⁻a का डेरिवेटिव क्या आएगा सर x⁻n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x⁻n-1 प्लस a⁻x का डेरिवेटिव क्या आएगा a⁻x इंटू log a। तो ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ आया? हाँ सर। हाँ ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्ड में समझना है तो बनाया है मैंने वीडियोस, वो आप देख लेना। नेक्स्ट आओ 10th। ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 2x प्लस 5 dx। तो पहले तो इसको इंटीग्रेशन करते हैं 1 to 4 2x प्लस 5 dx। सो पहले सब लोग 2x का डेरिवेटिव करो सर। 2x के लिए 2 बाहर जाएगा, x का इंटीग्रेशन होता है x² बाई कितना 2, 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x। और इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है बच्चे लोग सर, इधर हमें पुट करना है 1 से लेके 4 तक का लिमिट्स, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, ये 2 तो उड़ जाएगा, x² प्लस 5x में पहले 4 डालो। व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन माइनस, आप 1 डालो। व्हाट इज 1 का स्क्वायर 1, व्हाट इज 5 1 ज़ा 5, व्हाट इज 16 प्लस 20 36 और 1 प्लस 5 कितना 6, 36 में 36 गया तो कितना बच्चे लोग 30। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट पे आओ। इवेल्युएट x इंटू e⁻x। नाउ u इंटू वी का इंटीग्रेशन वाला सम है, तो देखो कैसे करते हैं। x इंटू क्या है e⁻x, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या था u मतलब पहला टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻x द होल dx। ये फॉर्मूला होता है। नाउ x ऐसे रहेगा, व्हाट इज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x होगा, गलती हो गया मेरे से, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x होगा, डेरिवेटिव ऑफ x। व्हाट इज x का डेरिवेटिव 1, व्हाट इज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, वहाँ पे अगेन e⁻x का इंटीग्रेशन सर e⁻x। पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद क्या डालने का प्लस सी। इसमें देखो कॉमन क्या पहले दो टर्म में सर, पहले दो टर्म में तो e⁻x कॉमन है, तो e⁻x कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा x-1 और बाजू में क्या बचेगा प्लस सी। सो आंसर इज e⁻x x-1 प्लस कितना c, e⁻x x-1 प्लस c, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। समझा? फॉर्मूला यूज करेगा u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट छोटा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u द
होल dx आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इंसर्ट 4 AM बिटवीन 3 and 18। अगर बच्चा लोग AM बोला, क्या बोला बच्चे लोग, AM अगर बोला तो AM का मतलब होता है सीक्वेंस AP का होना चाहिए। तो 3 और इसके बीच में 4 नंबर्स डालना है और यहाँ पे क्या है 18, बराबर है। तो आपको ना ऑप्शन से जाना, आप चेक करो कौन सा ऑप्शन AP में है। सर जो पहला ऑप्शन है ना वो AP में है नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन AP में नहीं है। देखो बच्चे लोग, है AP में 15 - 12 इज 3, 9 - 15 इज, तो ये AP में नहीं है, तो ये चेक ही मत करना। बी ऑप्शन पे हो सर, बी ऑप्शन है 6, 9, 12, 15। क्या ये AP में है? हाँ बच्चे लोग ये AP में है। 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3। अगर मैं इसको लिखूँ सीक्वेंस में 3, 6, 9, 12, 15, 18, क्या ये पूरा AP है? हाँ सर ये AP है। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। बोलो समझ आया क्या? हाँ सर बी आंसर सही है। क्यों बी सही है इसका लॉजिक आई होप सबको समझ गया है। बी इसके लिए सही है बिकॉज वो AP बना के दे रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन AP बना के नहीं दे रहा है। अभी ये वाला ऑप्शन देखो ये AP बना के देगा, बट ये क्यों गलत है? बिकॉज 3 के बाद अगर 15 लिखोगे फिर 12 लिखोगे फिर 9, तो वो पूरा पूरा AP, ये AP है बट इसका सीक्वेंस जब करोगे तो ये AP नहीं बनेगा। तो इसके लिए बी ऑप्शन सही है। किसी को सॉल्व करना है तो T6 और ये T1, T6 का फॉर्मूला होता है A + 5D, इसका वैल्यू 18 है। ए तुम्हें 3 मालूम है, तो 18 में से 3 गया तो 15, 5D अगर 15 है तो D कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपको D 3 मिल गया ना। अब आप बना लो AP का सीक्वेंस, 3, 6, 9, 12, 15, 18 मिलते जाएगा सीक्वेंस। समझा क्या? वैसे भी आप कर सकते हो। 13 पे आओ, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ दिस सीक्वेंस। कोई भी सम टू इन्फिनिटी का जब सम आएगा तो बच्चे लोग क्या चाहिए सर? R चाहिए रहता है। R का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। बोलो सेकेंड टर्म क्या है सर? -1, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो -1 आ गया। जब हम चेक करते हैं तो R को नहीं चेक करते, मॉड R को। व्हाट इज -1 का मॉड? 1। फॉर S इन्फिनिटी टू एग्जिस्ट R का वैल्यू शुड बी लेस देन 1। 1 इज लेस देन 1, इट इज ट्रू की फॉल्स? सर ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो S इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। इसको सॉल्व मत करना, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं होगा। क्या समझा लॉजिक? ये एग्जिस्ट नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि ये 1 आया तुझे, -1 का मॉड 1 होता है। 1 से अपना मॉड R 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा थोड़ी होता है, 1 के इक्वल होता है। तो 1 से अगर छोटा था तो आगे फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते थे। अब फिलहाल नहीं हो रहा है तो बोलने का S इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर। 14 सम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 243, ये बोला है इन्फिनिटी तक। तो पहले देखो बच्चे लोग, क्वेश्चन है 243 इंटू 243 रेज टू 1/6 इंटू 243 रेज टू 1/36, ऐसे अप टू इनफाइनाइट टर्म्स है। सबसे पहले आपको ये नंबर्स देखना है, सबके नीचे का नंबर्स देखो सेम है, तो इंडाइसिस में पावर क्या हो जाता है सर? ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा 243 रेज टू 1 + 1/6 + 1/36 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको पहले ढूंढ लेता हूँ। देखो ऊपर का जो पार्ट है बच्चों लोग, ये जो ऊपर का पार्ट है ये आपका अप टू कहाँ तक है सर? ये अप टू इन्फिनिटी हमारा। तो ये आप अलग से ढूंढ लो पहले। तो पहले अलग से ढूंढते हैं। तो 1 + 1/6 + 1/36 डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका R क्या है बच्चे लोग? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो 1/6, 1/6 1 से छोटा होता है। तो S इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? A/1 - R। तो A है 1, नीचे 1 - 1/6, 1 में से 1/6 गया तो 5/6, 5/6 ऊपर जाएगा तो 6/5। तो इसका आंसर आ गया 6/5। 243 क्या होता है बच्चे लोग सर? 243 का पावर 5 इंटू 6/5, 5 कट जाएगा तो बचेगा 3 का पावर 6 जो होता है 729। सो आंसर इज 729, दैट इज ऑप्शन नंबर C। बोलो समझ आया? हाँ सर। 14 भी समझा। नेक्स्ट ऑफ 15, द सम ऑफ द सीरीज 1 + 11 + 111 अप टू n टर्म्स। ऐसे का तो देखो, अगर आपका सीक्वेंस होता है A + AA + AAA टाइप, मतलब जब नंबर्स रिपीट होते हैं तो इसका SN का डायरेक्ट फॉर्मूला है A/81 10 raised to n + 1 -10 - 9n। फिलहाल हमारा कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है? 1 वाला। तो ये हो जाएगा 1/81 10 raised to n + 1 -10 - 9n। तो ऐसा देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर C है। 1/81 10 raised to n + 1 -9n -10, है ना। अगर सपोज किसी को ये फॉर्मूला नहीं बाय हेड होता है तो आप इसमें 1 डालने का और चेक करने का 1 आता है कि नहीं आता है। 2 डालोगे तो पहले 2 टर्म का टोटल 12 आना चाहिए। अगर हो रहा है तो ऑप्शन सही है। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। नेक्स्ट 16,
इस इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का आपसे रूट्स मांगा है, तो रूट्स के लिए क्या करने का, रफली इसका पहले तो रफली इसमें एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 में आप हर एक ऑप्शन में देखो 1 दिया ही है, 1 दिया ना, तो पुट x इज इक्वल टू 1 अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6, क्या होता है वो सर 0, तो वेरीफाई हो रहा है, तो एक फैक्टर तो मिल गया x इक्वल टू 1। बाकी का फैक्टर के लिए आपको करना है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक कैसे करते हैं, सारे कोएफिशिएंट लिखो, एक्स क्यूब का आज में 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 है, एक्स के पहले -7 और लास्ट में 6 लिखने का, इधर जो भी एक्स का वैल्यू है वो लिखने का, 1 नीचे लेके आओ, 1 1 जा 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 जा 1, -7 प्लस 1 -6, 1 इंटू -6 -6, 6 माइनस 6 कितना 0, तो ये जो बचा ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 के दो फैक्टर्स बताओ जो बीच में 1 देगा ऐड सब्ट्रैक्ट करके और मल्टीप्लाई करके -6 देगा, तो एक सर आएगा x माइनस 3, एक सर आएगा x प्लस 2, है या नहीं, है ना, एक आएगा x माइनस 3 और एक क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, बराबर है क्या, एक मिनट, 1 1, हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आएगा, बराबर, तो एक आएगा अपना बराबर, एक अपना आएगा x माइनस 3 और एक x प्लस 2 होता है ना, -3 नहीं सॉरी, एक आएगा x प्लस 3 और एक आएगा x माइनस 2, है ना, 3 इंटू -2 इज -6, 3 -2 इज ये, तो यहाँ से एक आंसर क्या है बच्चे लोग, -3 आया, एक आंसर 2 आया, तो 3 आंसर क्या है इसका सर, 1 आएगा, -3 आएगा और 2 आएगा, 1 -3 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो समझ आया, हाँ सर। नेक्स्ट आओ, ए का सेट दिया है, बी का सेट दिया है, सी का सेट दिया है, पूछा है सी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, सी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, देखो ए का सेट है बी का सेट, दोनों में कॉमन देखो क्या है सर, क्यू और एस है। अब क्या करना है, सी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, बताओ सब लोग सी का सेट में क्या है सर, सी का सेट में एम क्यू एन, डिफरेंस में क्या है सर, Q और S ए इंटरसेक्शन में। व्हाट इज इसका मतलब सर, इसका मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स, इसके जो भी एलिमेंट जो इसमें नहीं है, ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विच इज नॉट इन दिस, तो इसके कौन से एलिमेंट इसमें नहीं है सर, ये M इसमें नहीं है, ये N इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग सर, M, N आएगा, जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। नेक्स्ट 18, इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 8 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 5, इक्वेशन बनाने बोला है। तो am दिया है, व्हाट इज am का फॉर्मूला, मैं अभी रूट्स को ना मानता हूँ, एक अल्फा मानता हूँ और एक को क्या मानता हूँ, बीटा। तो आपको अभी am दिया है 8, am का फॉर्मूला क्या आएगा सर, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, दिस विल बी इक्वल टू 8, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा बच्चे लोग 16। फिर gm दिया है सर, gm क्या होता है, gm होता है, gm दिया है 5, gm होता है रूट ऑफ अल्फा बीटा, तो रूट ऑफ अल्फा बीटा 5 अगर है तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करोगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा 16, व्हाट इज अल्फा बीटा 25 इक्वल टू कितना 0, तो आपका आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझा सबको, हाँ सर। Next up, a man starts his job with a certain monthly salary and earns a fixed increment every year. If his salary was 1500 after 4 years of service and 1800 after 10 years of service, what was his starting salary and annual increment? पहले तो मैं आपको annual increment ढूंढ के बताता हूँ। Annual increment के लिए आपको simple करना है change in salary divided by change in years, ठीक है। चलो बताओ, पहले कितना था सैलरी 1500, अभी कितना हो गया 1800, तो ऊपर क्या करोगे 1800 माइनस 1500, डिनोमिनेटर में सर, डिनोमिनेटर में करेंगे 10 माइनस 4, व्हाट इज 1800 माइनस 1500 300, 10 में से 4 गया तो 6, तो हर साल जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो 50 रुपये का हो रहा है, ये मिल गया। अब कोई भी एक सैलरी आप ले लो, तो मैंने सपोज 1500 लिया, ये 1500 कितने साल बाद था 4 साल, ये 1500 में 2 पार्ट है, जिस दिन आपने कंपनी में ज्वाइन किया रहेगा उसको बोलेंगे, जिस दिन आपने कंपनी में ज्वाइन किया रहेगा उसको क्या बोलेंगे स्टार्टिंग सैलरी, और एक रहेगा आपका इंक्रीमेंट। आपका बच्चे लोग हर साल इंक्रीमेंट कितने रुपये का हो रहा है
50 का, तो 4 साल में कितना बढ़ा रहेगा सर? 50 इंटू 4, तो 200 रुपये का इंक्रीमेंट है। अगर 1500 में से 200 इंक्रीमेंट है तो स्टार्टिंग सैलरी कितना है सर? स्टार्टिंग सैलरी 1300 रुपये है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1300,50। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। अलग अलग तरीका आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। 1300 में 50-50 रुपये 4 बार ऐड करो, 1500 आना चाहिए। 1300 में 50-50 रुपये 10 बार ऐड करो, 1800। अगर होता है तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर? हाँ सर। 20 पे आओ। ऑन एन एवरेज an experienced does 5 units of work and a fresher while an unexperienced does 3 units of work daily, but the employer have to maintain the output of at least 30 units per day. This situation, ये बिना सॉल्व के भी आता है, फिर भी समझो। एक्सपीरियंस को मैं x मानता हूँ, अनएक्सपीरियंस को मैं y मानता हूँ। एक्सपीरियंस्ड एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट का, तो x वर्कर कितना करेंगे? 5x। अनएक्सपीरियंस 3 काम करता है, तो है टोटल y तो 3y, तो टोटल काम कितना हो गया? 5x प्लस 3y। ये जो है क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है ये जो आउटपुट है ये एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 30 यूनिट्स पर डे। एटलीस्ट का मतलब बच्चे लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 30। ये जो 5x प्लस 3y का काम है 30 या 30 से बड़ा होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? 20? हाँ सर। 21 पे आओ। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 200 पर्सन्स, 100 are interested in music, 17 photography, 14 swimming, ऐसे सब डिटेल्स दिया है लोग ने। आगे फर्दर 40 more are interested in both music and photography, 13 both music and swimming, 20 in photography and swimming and 10 in all three। सब डिटेल दिया है। हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग? तो आपको बोला कितने लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है बट म्यूजिक और स्विमिंग में नहीं है। तो ये बेसिकली ऐसा बोल रहे हैं, एम में है, पी में है, बट एम और सी में नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, बहुत सिंपल चीज़ देखना है, जिसका फोटोग्राफी के साथ लेना देना है ना वो सबको देखो। तो फोटोग्राफी वाला कौन कौन है देखो यहाँ पे। सर ये फोटोग्राफी है 70, ये भी देखो 40 जो है, फर्दर 40 जो है म्यूजिक एंड फोटोग्राफी है। और किधर है फोटोग्राफी? सर 20 देखो फोटोग्राफी है, बराबर। 20 इन फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, जहाँ जहाँ पे फोटोग्राफी का लेना है। और ये 10 में भी तो सब तीनों है, तो फोटोग्राफी भी है। तो अभी क्या करने का, जो सिंगल सेट है उसको ऐड करने का, जो दो दो का कॉमन है उसको माइनस करने का। तो एम इंटरसेक्शन पी और पी इंटरसेक्शन एस, इसको माइनस करने का। और जो तीनों का कॉमन है, तीनों का कॉमन मतलब क्या? एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एस, उसको ऐड करेगा। बेसिक ये करने का। तो एन ऑफ पी कितने लोग हैं? 70। इसमें से 40 माइनस करो, 20 माइनस करो और 10 को ऐड करो। व्हाट इज 70 माइनस 40? 30। 30 में से 20 गया तो 10। 10 प्लस 10 कितना? 20। तो ऐसे 20 लोग हैं जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड बट म्यूजिक और स्विमिंग में नहीं है। बोलो समझ आया? हाँ सर, इजी था। नेक्स्ट 22। एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑन जी ऑफ 4 पूछा है। तो एफ ऑन जी ऑफ 4 का मतलब होता है बाहर एफ लिखने का, अंदर जी ऑफ 4। पहले जाने का एफ के फंक्शन के पास, उसमें जिधर जिधर एक्स है उधर लिखने का जी ऑफ 4। तो बोलो ये क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 2 टाइम्स जी ऑफ 4 प्लस कितना? 2। नाउ व्हाट इज जी ऑफ एक्स? सर एक्स स्क्वायर। तो जी ऑफ 4 क्या हो जाएगा सर? हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस कितना? 2। व्हाट इज 4 का स्क्वायर बच्चे लोग? 16। 16 2 32। 32 प्लस 2 कितना? 34। सो योर आंसर इज 34। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। 23. A Supreme Court consists of 5 judges. In how many ways they can have a majority? अगर 5 जजेस है तो मेरे फेवर में डिसीजन जाने को 3 लोग मेरे साथ होना चाहिए, या तो 4 लोग या तो 5 लोग, बराबर ना। अगर 5 लोग हैं, मेरे फेवर में कितने लोग रहेंगे? मेरे फेवर में अगर 3 लोग रहेंगे और अगेंस्ट में 2, तो मैं किस जीतेगा? 4 रहेगा तो भी मैं जीत जाएगा, 5 रहेगा तो भी। तो कैसे आएगा आंसर सर? 5 में से 3 मतलब 5C3, या तो 5C4 या तो 5C5। What is 5C3? 10. 5C4 5. 5C5 1. What is 10 plus 5 plus 1? 16. तो आंसर इज 16. दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझा? हाँ सर। 24. द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स विल बी। 10 सर्कल का मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है सर? मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल बी, इंटरसेक्शन करने को 2 पॉइंट्स चाहिए और 10 पॉइंट्स है तो 10p2 होगा। सिंपल है ना। व्हाट इज 10p2? सर 10 इंटू 9। व्हाट इज 10 इंटू 9? 90। तो 90 आएगा। मैक्सिमम मतलब कितना सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो अगर मेरे सर्कल के 10 पॉइंट्स है, लाइन ज्वाइन करने के लिए, इंटरसेक्ट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 10p2 वेज में होगा, दैट इज 90 वेज। 25.
If 15c 3r is equal to 15c r plus 3 then r is equal to, जब ncx ncy के इक्वल रहता है तो या तो x y के इक्वल रहता है या तो x प्लस वाई किसके इक्वल रहता है, n। तो फिलहाल है ना मैं ये वाला सॉल्व करता हूँ क्योंकि इससे ना ये फ्रैक्शन में आता है। तो आप सीधा सेकंड वाला सॉल्व करो। x कितना है बच्चे लोग सर 3r, r कितना है, सॉरी x इज 3r, एक मिनट, x इज 3r, y is r plus 3 and this will be equal to n 15 है। what is 3r plus r सर 4r plus 3, ये 15 है। 15 में से 3 गया तो 12 हो गया। अगर 4r 12 है तो r क्या हो जाएगा, what is 12 upon 4 3, तो आंसर विल बी 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3r विल बी इक्वल टू r प्लस 3, तो यहाँ से 2r इक्वल टू 3 आएगा तो r का वैल्यू 3/2 आएगा। r जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है तो इसके लिए इसका आंसर 3 आएगा 25 का, करेक्ट। नेक्स्ट 26, ये लास्ट टाइम का एमसीक्यू में भी आया था। देयर आर 5 बुक्स ऑन इंग्लिश, 4 बुक्स ऑन तमिल, 3 बुक्स ऑन हिंदी। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बुक्स बी प्लेस्ड ऑन शेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर टू बी टुगेदर। जो सेम सब्जेक्ट के बुक्स है वो साथ में होने चाहिए। पहले तो 5 इंग्लिश बुक कितने इसमें अरेंज होगा, 5 फैक्टोरियल, 4 तमिल का बुक 4 फैक्टोरियल, 3 हिंदी का बुक 3 फैक्टोरियल। ये हो गया बुक्स का अरेंजमेंट। बट क्या बोला है क्वेश्चन है, जो इंग्लिश का बुक है वो पूरा एक साथ में रहना चाहिए, तमिल का बुक पूरा एक साथ में, हिंदी का बुक पूरा एक साथ में। तो ये खुद जो 3 सेट है ये कितने वेज में अरेंज होगा सर, ये भी तो 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, तो इंटू 3 फैक्टोरियल होगा, है ना। व्हाट इज 5 फैक्टोरियल 120, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल 24, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 6, व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 6। ये सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, जो आप कैलकुलेटर में मैं करता हूँ 120 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 6, तो ये आता है 1,03,680, 103,680, दैट इज योर ऑप्शन नंबर क्या, सी। बोलो क्लियर है, हाँ सर। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 9 months इज 27, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर, P इंटू एन इंटू, हाँ P इंटू टी भी आप लिख सकते हो, P इंटू टी इंटू मैं लिखता हूँ R/100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 27 है, प्रिंसिपल 600 है, T 9 मंथ से तो 9/12 है, R/100 नहीं मालूम है, तो 2 0 कट गया ना। अभी क्या करोगे, सबको उधर भेजो, R ढूंढना है ना आपको, बहुत ईजी है। देखो R के लिए क्या करोगे, 27 इंटू 12 अपॉन 9 इंटू क्या कर देना 6, तो 27 इंटू 12 इज 324, 9 6 इज 54, इसको डिवाइड करोगे तो आपको 6% आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर 27, हाँ सर। 28 पे आओ, अरे सॉरी 28 पे आओ, ये 28। मिस लीजा लेंट 4,000 इन सच अ वे दैट Miss Lisa lent 4,000 in such a way that some amount was given to Mr. A at 3% and rest was given to Mr. B at 5% simple interest। दोनों का इंटरेस्ट मिला के 144 है, कितना दिया था। तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं ना क्या कर रहा हूँ, मिस्टर ए को जो है ना मैं x रुपीज़ देता हूँ और मिस्टर बी को मैं कितना देता हूँ, मैं मिस्टर बी को देता हूँ 4,000 माइनस एक्स, टोटल 4,000 था ना, तो ये हो गया। तो अब x का इंटरेस्ट निकालते हैं, मिस्टर ए का x के ऊपर 3%, तो 3/100 प्लस करेंगे 4,000 माइनस एक्स पे कितना परसेंट है, 5%, तो 5/100। ये दोनों का इंटरेस्ट का अगर आप टोटल करोगे तो 144 के इक्वल आएगा। तो x इंटू 3/100 इज 0.03x। 4,000 का 5% अगर करोगे तो 200 आ जाएगा। x इंटू 5/100 करोगे तो 0.05x और ये 144 के इक्वल आएगा। 200 में से 144 जाएगा तो 56, 0.505 में से 0.03 है तो 0.02 आ गया। तो x के लिए क्या कर रहे हैं सर, 56 डिवाइड बाई 0.02 दैट इज 2,800 रुपीज़। तो x का वैल्यू 2,800 आया। x मतलब कौन, a को कितना पैसा दिया, क्वेश्चन में भी ये मांगा था, तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर, हाँ सर। नेक्स्ट आओ। A certain sum of money was put on SI for 2.5 years at certain rate of simple interest. Had it been put at 4% higher, it would have fetched 500 more. तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन को हम डिफरेंस वाला बोलते हैं। कितना आंसर में डिफरेंस आता सर, 500। डिफरेंस सर किसके वजह से आता था, रेट के वजह से। तो P तो नहीं पता, साल मालूम है 2.5, रेट में कितने का फर्क होगा सर, जो पहले का रेट होगा और अभी का उसमें 4% का फर्क होगा, तो इधर लिखेंगे 4% मतलब 0.04, दिस इज इक्वल टू 500। तो P कैसे ढूंढोगे सर, 500 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 0.04।
तो अगर मैं करूँ 500 डिवाइड बाय, एक मिनट, 500 डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 0.04, so दिस इज कमिंग आउट टू बी 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 5,000, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? बी ऑप्शन। बोलो समझा? हाँ सर। नेक्स्ट 30 रुपीज़ 1,25,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का रेट 2% है, सेकेंड ईयर का 3%, थर्ड ईयर का 4%, 3 साल के बाद कितना पैसा दिया? ये सक्सेसिव रेट्स है ना, तो सीधा करने का 1,25,000 प्लस 2% प्लस 3% प्लस कितना? 4%। तो 1,25,000, 1,25,000 प्लस 2% प्लस 3% प्लस 4%, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1,36,758, 1,36,758 था ना, 1,36,578, सॉरी 1,36,578। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? डी ऑप्शन है। बोलो समझ आया? हाँ सर। 31 इफ द CI ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% इज 510, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये बताओ। तो पहले CI का फॉर्मूला यूज करेंगे। CI क्या होता है सर? P ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, ये है सर 510। P तो मुझे पता नहीं, 1 में 4% ऐड किया तो 1.04, 2 साल के लिए माइनस कितना? 1। तो पहले P ढूंढ लेते हैं। पहले आप करोगे 1.04 का स्क्वायर, तो ये होता है -1, इसको डाल दो m प्लस में, सामने नंबर कितना था? 500 रुपया था ना, 510 डिवाइड MRC इक्वल टू, तो ये आता है 6250। तो प्रिंसिपल आपका आ गया 6,250। पहले तो ये मिल गया। अब आपको इसके सेम रेट सेम टाइम के लिए आपको SI पूछा है, तो SI का फॉर्मूला यूज करेंगे। SI क्या होता है सर? P इंटू R इंटू T। तो P है 6250, R कितना है बच्चे लोग? 4% इंटू कितना? 2 साल, तो ये आएगा आपको 500 रुपया। कितना रुपया आएगा? 500। बोलो समझ आया? देखो कितना इजी क्वेश्चंस पूछा था। तो बट मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे आपके। ऐसे मत रहना कि यार इतना इजी पेपर आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। ये लोग ने बहुत इजी सेट कर दिया था। हाउ लॉन्ग विल टेक अ प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली? कंपाउंडेड क्या लिखा है? मंथली। तो डायरेक्ट नहीं, शॉर्टकट से नहीं करना, नॉर्मली करना। मंथली में आई क्या हो जाता है सर? R अपॉन 1200, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1200, जो कि होता है 0 पॉइंट कितना? 01। देखो अभी कैसे करेंगे, 1 का 2 करना है ना, तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई रेस टू n। तो ये 2P है ना, डबल होएगा, तो P 1.01 रेस टू ये कितना हो जाएगा? n। P कटेगा, सो 2 विल बी इक्वल टू 1.01 रेस टू क्या? n। अब कैलकुलेटर में 1.01 तब तक करते रहेगा जब तक वो 2 नहीं आता है। तो मैं देखो करके बता दो, 1.01 इंटू का बटन इक्वल टू जब तक 2 नहीं आता है। तो ऐसे करते रहोगे तो देखो कभी ना कभी तो आएगा ही, पक्की बात है। सो करेंगे तो देखो 2.00 आया 71 पे, तो अगर 71 पे आया तो ये कितना रहेगा? यहाँ से n मिल गया आपको 70, n कितना मिल गया? 70। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना, आपने जब मंथली किया था तो n का फॉर्मूला हो जाएगा t इंटू 12। तो t इंटू 12 अगर 70 है तो t क्या हो जाएगा बच्चे लोग? 70 अपॉन 12। 70 अपॉन 12 अगर मैं रफली करूँ तो 5.81 ईयर्स के आसपास आएगा। 70 डिवाइड बाय 12, तो दैट इज 5.83 आता है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से आपको 5.81 ईयर्स लेना है। क्लोजेस्ट के हिसाब से क्या आंसर लोगे? 5.81 ईयर्स। क्लियर एवरीवन? एक तरीका और है, आप ये 5.81 लेके ना इसका आंसर निकाल के देखना, वो भी 2 के आसपास से आएगा, 1.99 कुछ आएगा, जिसको आप 2 ईयर्स बोल सकते हो। क्लियर? हाँ सर। 33 पे आओ। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड मांगा है, 2 साल का मांग दिया है और सम मांगा है। बहुत ही बेसिक है सर। 2 साल का तो हमें डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू डी इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो अभी प्रिंसिपल कितना दिया है सर? प्रिंसिपल तो नहीं दिया है। डी कितना दिया है? 100। 100 का स्क्वायर क्या होता है सर? 10,000। आर कितना दिया है सर? 10। तो 10 का स्क्वायर भी 100, 100 कटा, देखो कितना फालतू है, 10,000 रुपया आपका प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो समझा? 34 अ डेट ऑफ 5,000, ये थोड़ा अच्छा समझा अगेन। अ डेट ऑफ 5,000 विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली इज टू बी डिस्चार्ज बाय 8 क्वार्टरली पेमेंट। द फर्स्ट पेमेंट ड्यू क्या लिखा है बच्चे लोग? ड्यू टुडे। टुडे मतलब ये डैश वाला क्वेश्चन हो गया। फाइंड द साइज ऑफ ईच पेमेंट, मतलब सी ढूंढना है।
5,000 आपका डेट है, डेट है मतलब लोन है, तो ये पीवीए का अमाउंट है, पीवीए डैश एक्चुअली 5,000 पीवीए डैश है। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है तो आई का फॉर्मूला आर अपॉन 400, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 400 जो कि होता है 0.02। एन होता है टी इंटू 4 और सीधा ही ये दे दिया है कि 8 पेमेंट्स आपको करना है, तो सीधा टी इंटू 4 का वैल्यू 8 है। आपको ढूंढना क्या बच्चे लोग, सी ढूंढना है। तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवीए डैश का। व्हाट इज पीवीए डैश का फॉर्मूला, सर पीवीए डैश का फॉर्मूला होता है सी, तो सी तो मिसिंग है, आई इज 0.02, ब्रैकेट 1 प्लस आई तो 1.02, अगेन ब्रैकेट 1 माइनस 1.02 रेस टू कितना -8। समझे। चलो इसको सॉल्व करके एक ही स्ट्रोक में निकालेंगे, ये आई मैंने बहुत बार सिखाया है। पहले हम निकालेंगे 1.02 रेस टू 8, 1.02 रेस टू 8, यह आ जाएगा डिवाइड इक्वल टू -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन डिवाइड बाय 0.02, इसको डाल देने का m प्लस में, डाल दिया m प्लस में। अब 5,000 था ना, तो 5,000 डिवाइड का बटन MRC का बटन इक्वल टू, अगर ये करोगे तो एक गलत आ रहा है बिकॉज आपने 1 प्लस आई को कंसिडर नहीं किया, तो आपको वापस करना है 1.02 इंटू का बटन इक्वल टू 8 तक था ना, तो ये 9 तक करने का, डिवाइड इक्वल टू -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन। अब इस आंसर को करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1.02 क्योंकि ये ड्यू वाला सम है, फिर डिवाइड बाय 0.02, अब ये जाएगा m प्लस में। अब आप 5,000 टाइप करो, डिवाइड का बटन MRC का बटन और इक्वल टू का बटन 669.16 आएगा जो कि आपके ऑप्शन में है, तो आंसर इज 669.17। बहुत बच्चे लोग का ये गलत हुआ रहेगा अगर आपने ड्यू टुडे को इंपॉर्टेंस नहीं दिया रहेगा तो। क्लियर। 36, हाँ सर 34, 35 आओ। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। एकदम बेसिक सा समय, खाली फॉर्मूला यूज करना है। करो। FVA कैसे करेंगे सर, सी 500 है, आई कितना बच्चे लोग 14% मतलब 0.14, ब्रैकेट 1.14 रेस टू 7 माइनस कितना 1, ये भी वैल्यू दिया देखो 1.14 रेस टू 7 2.5023, तो 2.5023 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1.5023, तो करते सीधा 500 इंटू 1.5023, 500 इंटू 1.5023 डिवाइड बाय 0.14, 5365.35, 5365.35, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। बोलो समझ आया क्या, हाँ सर। 36, अ मशीन कैन बी परचेस्ड फॉर 50,000, machine will contribute 12,000 per year for the next 5 years. Assuming borrowing cost is 10% per annum, determine whether machine should be purchased or not. तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो हमें करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। तो हर साल मशीन कितना कंट्रीब्यूट करेगा 12,000, तो हम यूज़ करेंगे पीवीआई का फॉर्मूला सी है 12,000, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई है 10% तो 0.1, ब्रैकेट में 1 माइनस 1.1, कितने साल के लिए लाइफ था 5, तो रेस टू -5, तो ज़रा निकालते हैं। पहले 1.1 रेस टू 5 करेंगे, 1.1 रेस टू 5, तो ये आ जाएगा डिवाइड इक्वल टू -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन डिवाइड बाय 0.1, और इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना था सी तो ढूंढना है ना, नहीं सी मालूम था 12,000 रुपया, तो ये आ जाएगा आपको 45,489, 45,489 आया इनफ्लो का वैल्यू। मशीन खरीदते वक्त कितना पैसा लगेगा सर, आउटफ्लो है 50,000, इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है कि कम है सर, कम है ना, इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, सो मशीन शुड नॉट बी परचेस्ड। समझा क्या, हाँ सर। 37, हाँ ये बॉन्ड का सम है। अब 1,000 रुपीज़ बॉन्ड पेइंग डिविडेंड एट 8.5%, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स रिडीम होगा। व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड, अगर मेरा इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8%। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो अपना डिविडेंड का रेट रहता है ना वो कम रहता है और इन्वेस्टर रेट ज़्यादा रहता है, बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रेट 8.5 है मतलब बॉन्ड का रेट, बट इन्वेस्टर रेट 8% है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना वो 1,000 से शायद ज़्यादा आना चाहिए लॉजिकली अगर सोचते हैं तो, बट देखते करके ज़रा समझेगा आपको। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, पहले मैं निकालता हूँ हर साल का इंटरेस्ट पर ईयर। सर 1,000 का बॉन्ड है, डिविडेंड का रेट अगर 8.5% है तो 1,000 इंटू 8.5% करेंगे तो 85 रुपीज़ आता है, बराबर है, ये समझा। अब निकालने का पीवी ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का पीवी कौन सा फॉर्मूला सर, सेम फॉर्मूला सी 85, आई मतलब इन्वेस्टर का रेट 0.08,
ब्रैकेट में 1 माइनस 1.08 रेस टू 10 साल है तो रेस टू क्या करेंगे -10। ज़रा इसको निकालते हैं, ज़रा देखो इसको निकालो। 1.08 रेस टू 10, तो 10 मतलब ये 11 तक करेंगे। डिवाइड इक्वल टू -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन डिवाइड बाय 0.08 इंटू 85, तो ये अपने को आ रहा है 570.35। कितना आ रहा है? 570.35 आ गया, 570.35 ये आ गया। अब जाने का मैच्योरिटी के टाइम पे, तो मैच्योरिटी के वक्त क्या यूज़ करने का सर? मैच्योरिटी के वक्त तो रिलेशन काम आता है, तो रिलेशन क्या होता है? A इज इक्वल टू P1 प्लस आई रेस टू n। बॉन्ड मैच्योर पार पे ही होगा, तो ये आपको मिलने तो 1000 वाला ही है, बट P ये कितना 1.08 रेस टू 10। अगेन पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे 1.08 एक मिनट, 1.08 रेस टू 10 पहले निकालते हैं, तो याद आएगा डिवाइड इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो याद आएगा 463.19। अब इस आंसर और इस आंसर को ऐड कर देना, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो क्या होता है, 1033.54 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। मैं ना ये सॉल्व नहीं करता एग्जाम में, क्योंकि देखो आपका डिविडेंड का रेट 8.5% है, आप उससे कम मांग रहे हो, तो आपका बॉन्ड का वैल्यू उससे ज़्यादा होगा। बात समझा क्या? हाँ सर। 38 पे आओ। अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 10% and how much would you pay to receive 800 growing at 8% annually forever? How much would you pay to receive 800 growing at 8% annually forever? तो बेसिकली परपेचुटी का सम होता है, बराबर ना? तो परपेचुटी के सम में कैसे करेंगे सर? सर हम लोग PVA यूज़ करेंगे। PVA होता है C अपॉन I माइनस G, क्योंकि फॉरएवर मतलब ईयर मेंशन नहीं है, तो आपको चाहिए 800 रुपया, तो C 800 है, ये है 0.10 माइनस 0.08, बराबर ना? ग्रोथ रेट इतना है, तो ये देगा 800 डिवाइड बाय 0.02, बराबर है। तो 800 को अगर आप 0.02 से डिवाइड करोगे, देखो क्या आता है, 800 डिवाइड बाय 0.02, दैट इज 40,000 रुपये आता है। कितना आता है? 40,000। और कोई भी ऑप्शन में 40,000 रुपीज़ है नहीं, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसका आंसर? नन ऑफ दिस। बोलो समझा गया? हाँ, इधर बहुत बच्चे लोग गलती क्या करते हैं ना, ये 800 ले लेते हैं, ये 800 नहीं है, आपको बोला है कितना, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव 800 एट 8% एनुअली फॉर एवर। ग्रो हो रहा है 8% पे, तो आपको कितना भरेगा तो आपको 800 रुपया मिलना चाहिए, तो टोटल 40,000 आपका परपेचुटी रहेगा, तब आपको हर बार 800 रुपया मिलेगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। अगर गलती से तुमने कर भी दिया ना, तो भी आंसर आपका नन ऑफ दिस आएगा, बिकॉज ये अगर 800 है, ये 0.08, तो 800 का 0.02 16 रुपया आता है, किधर भी नहीं ऑप्शन में। समझा? 39, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो ये 6 लाख क्या है बच्चे लोग? सर ये मेरा FVA है, क्योंकि 10 साल के बाद का पेमेंट है, बराबर। I है अपना 0.1, बराबर है। N है अपना 10 साल, अपने को C ढूंढने बोला है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे सर? FVA का। क्या है FVA का फॉर्मूला? FVA इज इक्वल टू C अपॉन I, ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। बोलो FVA कितना सर? 6 लाख। C कितना सर? C तो मालूम नहीं, I इज 0.1, ब्रैकेट में 1.1 रेस टू 10 माइनस 1। ज़रा निकालते हैं 1.1 रेस टू 10 माइनस 1। पहले मैं निकालता हूँ 1.1 रेस टू 10, तो 1.1 रेस टू 10, तो ये हो गया -1 डिवाइड बाय 0.1, और इसको डाल दो m प्लस में। अब 6 लाख था ना, तो 6 लाख डिवाइड MRC इक्वल टू, तो 37,647 रुपीज़ आ रहा है। 37,647, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा सर? C ऑप्शन आएगा 37 का आंसर, 39 का आंसर। 40, Paul borrows 20,000 on condition to repay it with interest 5% of 2,000. Find the number of his debt will be paid off. तो लोन लिया है 20,000 का, तो ये PVA है। इंस्टॉलमेंट पे करेगा 2,000 रुपये का, 5% रेट है, साल आपको पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका यूज़ करेंगे? PVA का। PVA कितना है बच्चे लोग? 20,000 इज इक्वल टू C कितना है? 2,000। I कितना है? 0.05,
ब्रैकेट में 1 माइनस 1.05 रेस टू कितना माइनस है। अब है ना आपको ये सब में ना करना कैसे है ना, ऑप्शन डाल के करो, बिकॉज ये पूरे में मिसिंग कौन है, n। तो इसमें ना अगर हम 15 डालते हैं तो ये देखो इसका एग्जैक्ट आंसर ना मैंने बहुत बार बताया 14 साल 3 महीना है, तो ये तो पॉइंट में आएगा। वैसा ऑप्शन दिया नहीं ना, ऑप्शन एग्जैक्ट ईयर में, तो 15 साल डाल के चेक करने का, अगर वो 20,000 से ज़्यादा आया या 20,000 के बराबर आया तो वो ऑप्शन सही है, 15 डाल के चेक करते। चलो n इक्वल टू 15 डालते हैं तो 1.05 रेस टू 15, तो रेस टू 15 करेंगे तो ये आएगा डिवाइड इक्वल टू -1 प्लस माइनस का बटन डिवाइड बाय 0.05, ये जो भी आया इसको मल्टीप्लाई बाय 2000 करो, तो ये आता है 20,759 जो कि 20,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ से n का वैल्यू है ना क्या सेटिस्फाई करेगा, 15 साल। एग्जैक्ट आंसर नहीं है बट अप्रॉक्सीमेट आंसर इज 14 साल, 15 साल इटसेल्फ। 14 साल क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज 14 का ना आंसर 20,000 से कम आता है, तो आपका लोन क्लियर नहीं होगा। एग्जैक्ट आंसर अभी मैं बोल रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर 14 साल 3 महीना है, बट अगर सारे ईयर्स में तो 15 साल मार्क करेगा। बोलो मैथ समझ गया, ये था मैथ्स का क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब आओ इस पे LR पे, LR भी 2-3 सम टफ थे, बाकी बहुत ईजी था। पहला सम देखो, 9 है, 27 है, 31 है, 151 है, 161 है, 1127 और क्वेश्चन मार्क है। 27 को 9 3 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर। 27 में 4 ऐड किया तो क्या होता है सर, वो 31 होता है। 31 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, 155 होता है। 155 में 6 ऐड किया तो 161 होता है। 161 को अगर तुमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1127 भी आता है। तो इसका मतलब ये आगे वाला नंबर क्या रहेगा सर, ये 1127 प्लस, देखो क्या पैटर्न फॉलो है सर, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 4 ऐड हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 6 ऐड हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 6 ऐड हुआ, 6 से मल्टीप्लाई हुआ 7 ऐड हुआ, तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 ऐड होगा। व्हाट इज 1127 प्लस 8, 1135। तो आंसर इज 11 क्या 35। समझा, हाँ सर। 42 फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, बहुत ईजी है भी। इसमें देखो क्या करना है, सीक्वेंस है 5760 प्लस 960, ये क्वेश्चन मार्क है, ढूंढेंगे 48 16 और 8, पीछे पीछे से सॉल्व करो। ये देखो ये है 8 2 या मैं ऐसे करता हूँ, चलो 16 को अगर 8 से डिवाइड किया तो क्या आता है सर, 2 आता है कि नहीं, या ये लॉजिक से करना है, ये लॉजिक भी चलेगा। चलो 8 1 दिस इज 8 2 ठीक है, मैं इसका लिखता ही नहीं है, छोड़ो। ये इसको मैं लिख सकता हूँ 16 3 48, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना बेसिकली दिस विल बी 48 4 तो 48 4 192 होता है, तो ये 192 5 करोगे तो 960 आता है, और 966 करोगे तो 5760 भी आता है। तो जो आपका मिसिंग टर्म है वो बेसिकली क्या है, 192 है। समझा क्या, हाँ सर। नेक्स्ट आप 43, if in a code mind becomes KGLB, माइंड क्या हो गया, माइंड KGLB, argue becomes YPESC। तो आपको बोल रहा है डायग्राम का बताओ, देखो बहुत इजी है पैटर्न, जरा ऑब्जर्व करते हैं। B से D हो गया मतलब +1 किया है, एक कैप छोड़ के, L से N हो गया मतलब अगेन +1, G से I हो गया +1, G के बाद H आता है बट I लिया है, K के बाद L आता है बट M लिया है, तो +1 किया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ है, तो डायग्राम में भी आपको यही चीज़ करना है। तो M के पहले वाला सोचो सर, M के पहले जो रहता है वो KLM रहे, K के बाद L आना चाहिए बट दिया M है, तो यहाँ पे जो है नीचे वाला टर्म रहेगा K रहेगा, है ना। जब K रहेगा एक गैप छोड़ के M आया रहेगा। A का सोचो ऐसे सर, A के पहले तो Z रहता है और Z के पहले Y रहता है, तो ये Y आ जाएगा। R का सोचो PQR, तो ये P रहेगा। ABCDEFG, तो FGE, तो ये E रहेगा। समझ रहा है क्या, हाँ सर। A के पहले सर ये भी Y रहेगा, I, ABCDEFGHI, तो GHI, H छोड़ देना है तो G रहेगा। D के पहले सर ABCD, तो ये B रहेगा, तो आंसर क्या आएगा, BGYEPYK, BGYEPYK, तो आंसर इस ऑप्शन है 43। समझा गया, हाँ सर। 44 A2 है। अब A जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है वो 1 होता है ना, उसका प्लेस 1 2 क्या होता है 2। M 26 है, M का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में प्लेस 13 होता है, 13 2 करोगे तो 26।
Z का प्लेस 26 होता है, बट 26 2 से करोगे तो 52। तो बेट के लिए क्या करने का, पहले तो B का प्लेस बताओ सर 2, E का प्लेस बताओ सर 5, T का प्लेस होता है 20। सबको ऐड किया तो 27, बट पैटर्न क्या हो रहा है, डबल हो रहा है ना। व्हाट इज 27 2 जा 54। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। समझा क्या? हाँ सर। 45 पे आओ। अब ये देखो एक क्वेश्चन है, बकवास समझा। बोला है कि इफ स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री, ट्री इज बुक, देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई। अब स्काई स्टार है, इसका बर्ड से कुछ लेना देना है क्या? स्काई स्टार से बर्ड का कुछ लेना देना है क्या? नहीं सर। स्काई अगर स्टार है तो उसमें बर्ड किधर से आता है ना? बर्ड का तो कुछ लेना देना है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। स्काई स्टार, तो स्काई स्टार से बनता है, इसका तो ये मतलब बोलने का है ना? तो इसमें बर्ड का कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। स्टार इज क्लाउड, तो स्टार इज क्लाउड का मतलब ये बता रहा है कि जो स्टार है ना वो क्लाउड्स में बदल जाता है, इसमें भी बर्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन है दिया है। क्लाउड इज अर्थ, क्लाउड अर्थ बन जाता है, इसमें भी बर्ड का कुछ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। अर्थ ट्री बन जाता है, अर्थ कैन ट्रांसफॉर्म इनटू ट्री, बराबर है, बट इसमें कुछ बर्ड्स के बारे में बात किया है क्या? ट्री इज बुक, तो ट्री बुक बन जाता है, इसमें भी किधर बर्ड्स का बात किया है क्या? तो बर्ड्स फ्लाई के लिए कोई डेटा है ही नहीं, तो इसका आंसर इज डेटा इनएडिक्वेट। क्या आएगा इसका आंसर? डेटा इनएडिक्वेट। इसके डेटा सफिशिएंट नहीं है जो ये बोल रहा है। समझा ना? जो डेटा दिया है उसमें से हमको कुछ नहीं समझ रहा है, या उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीज हम निकाल नहीं पा रहे, तो इसके लिए इसका आंसर डेटा इनएडिक्वेट आएगा। 45 क्लियर एवरीवन? हाँ सर। 46, नेहा वॉक 2 लेन वेस्ट फॉर हाउस, तो नेहा वॉक 2 वेस्ट, तो वेस्ट 2, देन साउथ 4, देन ईस्ट 3, देन वेस्ट 1। तो वेस्ट 2 वेस्ट 1, तो कितना हो गया? वेस्ट 3, तो वेस्ट 3 कट जाएगा ईस्ट 3 के साथ, बचेगा कितना? साउथ 4। तो नेहा इनिशियल पोजीशन से कितने दूर पे? 4 किलोमीटर दूर पे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऐसे टाइप के सम को ऐसे ही करो, टाइम भी कम लगता है, सॉल्व भी हो जाता है। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट आओ। पंकज इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐड करने का, प्लस 45 किया, देन अगेन टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो सेम डायरेक्शन, तो 180 पे ऐड करने का, एंड देन टर्न 270 इन एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 270 करने का। इसका नेट रिजल्ट आता है माइनस 45 डिग्री। माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है माइनस का मतलब? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी पंकज था कहाँ पे सर? पंकज था वेस्ट में, तो पंकज है यहाँ पे। वेस्ट से आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट में, नेगेटिव मतलब लेफ्ट में जाना है, तो 45 डिग्री लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट जाओगे तो यहाँ पे आएगा ना। ये कहाँ पे है बच्चे लोग? सर ये जो है ये है साउथ, ये है वेस्ट, तो आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? आंसर विल बी साउथ वेस्ट। क्या आएगा इसका आंसर? साउथ वेस्ट आएगा। बोलो समझ आया क्या? हाँ सर, इजी था, साउथ वेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ। वन डे प्रणव टुक हिज कार and commenced his journey from his home. He drove 25 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ 25 गया, उसके बाद लेफ्ट टर्न मारा 12.5 का, ठीक है, फिर वापस राइट टर्न मारा 25 का, और उसने 62.5 कवर किया। देखो ना इसका टोटल 62.5 होता है क्या? 25 25 50 12.5 62.5 होता है। तो आपको कौन सा डायरेक्शन में बताओ? देखो लेफ्ट राइट एंटी होता है, तो लेफ्ट और राइट का कट जाता है, तो बचेगा नॉर्थ 25, तो इसका मतलब नॉर्थ में ही है वापस। समझा कि नहीं? वो है वापस नॉर्थ में, जहां से चालू किया था वहीं पे वापस आएगा। क्लियर एवरीवन? है ना? क्योंकि देखो लेफ्ट और राइट जो होता है, लेफ्ट और राइट कट जाता है, तो जो बच जाता है वो चेक करने का, तो बचा तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी अगर बचा नहीं है तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर डायरेक्ट वही आएगा जो आपका दिया हुआ है, तो आंसर विल बी नॉर्थ इटसेल्फ। नेक्स्ट आओ। आफ्टर 3 PM ऑन संडे, 3 PM बोला ना बच्चे लोग, 3 PM मतलब क्या? आफ्टरनून का वक्त है, बराबर है। आफ्टर 3 PM ऑन संडे व्हेन विक्की वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज कॉलेज, ही सॉ दैट हिज अंकल वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. His uncle talked to him for some time. Vicky saw that the shadow of his uncle was to the right side. Uncle का shadow right side पे था. Which direction was uncle facing during that talk? तो देखो इसको करना कैसे. पहले तो after 3 PM शैडो किधर दिखेगा सर? आफ्टर 3 PM ना शैडो ईस्ट में दिखेगा. समझता है क्या? देखो 3 बज रहा है मतलब दोपहर का वक्त है, तो दोपहर का वक्त में सन इस डायरेक्शन में रहता है, बराबर है ना? मतलब शाम के वक्त जैसा है, तो शैडो गिरेगा इस तरफ, तो ये हो गया ईस्ट में. शैडो ईस्ट में रहता है. ईस्ट जो है
वो कहाँ पे है सर? वो विक्की के राइट साइड में है ना। ईस्ट देखो क्या बोला है, विक्की के राइट साइड में, शैडो जो है विक्की के राइट साइड में है, बराबर। सो इसका मतलब अगर ईस्ट से मेरे को राइट जाना है तो विक्की बेसिकली है कहाँ पे? नहीं, विक्की के राइट साइड में ईस्ट है, तो विक्की कहाँ पे है सर? विक्की तो नॉर्थ में है, समझता है क्या? विक्की के राइट साइड में ईस्ट है तो विक्की कहाँ पे रहेगा सर? विक्की नॉर्थ में रहेगा। अगर विक्की नॉर्थ में है तो अंकल कहाँ पे रहेगा सर? अंकल साउथ को फेस करेगा, हाँ या नहीं? तो आंसर विल बी साउथ। समझता है क्या? ये शैडो वाला मैंने कराया है, आप शैडो देख के भी कर सकते हो। शाम का वक्त में राइट, शाम का वक्त में राइट में नॉर्थ होता है, तो विक्की नॉर्थ में है तो अंकल उसके सामने है तो साउथ फेसिंग में रहेगा। समझ गया? क्लियर? यस सर। 50 अप। 5 persons are standing in a line. One of the 2 persons at extreme end is a professor and another is a businessman. आपको बोला है कि एक एक्सट्रीम पे प्रोफेसर और एक पे बिजनेसमैन है। एंड एडवोकेट इज स्टैंडिंग राइट टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट के राइट पे एडवोकेट है। तो मैं देखो ऐसा स्टूडेंट लिखता हूँ, स्टूडेंट के राइट में कौन है? एडवोकेट। ये दो चीज समझा? हाँ सर। ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, फिलहाल हमें बिजनेसमैन है किधर वो मालूम नहीं। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट, स्टूडेंट जो है प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में, तो एडवोकेट इधर है तो स्टूडेंट के सामने बाजू में कौन रहेगा? प्रोफेसर रहेगा, प्रोफेसर। ठीक है, ये समझा? हाँ सर। अब पढ़ते हैं आगे। बोला है कुछ तो अभी बोला है कि एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, ऑथर जो है बिजनेसमैन के कहाँ पे? लेफ्ट में। ऑथर अगर बिजनेसमैन के लेफ्ट में है तो मेरे को एक एंड पे क्या बोला? आप एक एंड पे रखो ऑथर को, एक एंड पे रखो प्रोफेसर को। तो प्रोफेसर का सपोज ये एंड है तो बिजनेसमैन दूसरी तरफ रहेगा, ये बिजनेसमैन हो गया। तो बिजनेसमैन के लिए क्या बोला है? ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के लेफ्ट में कौन है? ऑथर है ना। तो ये आ गया। देखो आपका रिलेशन क्या है? प्रोफेसर, स्टूडेंट, एडवोकेट, ऑथर और बिजनेसमैन। देखो ना, एक तरफ प्रोफेसर आ गया, एक तरफ बिजनेसमैन आ गया। बोला है काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। एडवोकेट कौन से प्लेस पे? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडवोकेट इज ऑन कौन सा प्लेस? थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। राइट से ही बोलता तो भी थर्ड ही रहता, लेफ्ट से ही बोलता तो भी थर्ड ही। समझा कि नहीं? हाँ सर। नेक्स्ट ऑफ 6 फ्लैट्स ऑन द फ्लोर इन 2 rows फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो 2 rows है, एक में 3 घर है, दूसरे में भी 3 घर है। ठीक है, हाँ सर। आगे सुनो अभी। बोला है कि क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड नॉट नेक्स्ट टू एस। क्यू को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिला है और वो एस के बाजू में नहीं है। सपोज मैं ना क्यू को रैंडम बेसिस पे यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है। क्यू गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, नॉर्थ ये होता है ना, तो क्यू यहाँ पे है। एस एंड यू आर डायगनली अपोजिट, एस और यू डायगनली अपोजिट है, मतलब ये वाला प्लेस तो भी हो नहीं सकता, यही होगा। सपोज मैंने यू को इधर बिठाया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते जरा। आर नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। तो इसका मतलब सिंपल सा भाषा में ये है कि यू ऊपर है और एस नीचे है। ये डायगनली अपोजिट था ना, क्योंकि आर नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ, मतलब ये वाला डेटा साउथ के लिए बात किया है। तो एस यहाँ पे आएगा और यू यहाँ पे आएगा। अब पढ़ो, आर नेक्स्ट टू यू, तो आर नेक्स्ट टू यू गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट एंड टी गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। तो बचा कौन सर? पी बच गया, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ये सारा डेटा हो गया। द फ्लैट्स ऑफ विच अदर पेयर देन एस यू आर डायगनली अपोजिट। तो एस यू के अपोजिट और कौन है सर? पी क्यू है, तो एक आंसर आएगा क्यू पी, ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग फ्लैट। तो साउथ फेसिंग फ्लैट देखो, ये साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो यू आर पी, तो एक आंसर यू आर पी आएगा। बोलो समझा क्या? बहुत ही बेसिक सम था। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट ऑफ 53। A, B, C, D, F are sitting around a round table. A is between E and F is opposite to D, C is not in either of the neighboring sets of E, who is opposite to B. तो पहले तो एक राउंड टेबल बनाते हैं। ये सपोज राउंड टेबल है, इसमें ना 2 आंसर आप बना सकते हो। आपको बोला है A is between कहाँ पे? E और F के। तो मैं ना सपोज A यहाँ पे मानता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा A यहाँ पे है, एक इसके बीच में E और F के। तो सपोज ये E है और ये कौन है? F है, ठीक है। E इज अपोजिट टू कहाँ पे? D। E के अपोजिट में D है, तो D यहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा ना, मतलब E D कहाँ पे रहेगा? ऊपर। C इज नॉट इन द नेबरिंग सीट ऑफ, नॉट इन द आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ E। C जो है E के नेबरिंग सीट पे नहीं है, मतलब C कहाँ पे रहेगा सर? इसके लिए गैप छोटा रहेगा और C ऊपर रहेगा, है ना? हाँ या नहीं? हाँ सर। तो बच्चा कौन बच्चे लोग? A B बच गया था, तो B यहाँ पे आ जाएगा। हु इज अपोजिट टू B, तो B के सामने कौन है? F है।
ये डायग्राम बट ऐसे ही बन सकता है, देखो बच्चे लोग, ये इसको ऐसे ही बना सकते हैं। मैं ना अभी ए को सपोज मानता हूँ, ये जो ए इज बिटवीन ई एफ है ना, तो मैं ए इधर मानता हूँ, सपोज ये ए है, ई और एफ के बीच में, तो यहाँ पे कौन आएगा, ई आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, एफ आएगा, ठीक है। ई इज अपोजिट टू कहाँ पे, डी, तो ई के सामने वाला डी है। सी इज नॉट इन द नेबरिंग ऑफ ई, तो इधर मतलब कोई एक और इंसान बैठा रहेगा, यहाँ पे कौन बैठा रहेगा, सी, तो यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे सर आपका बी आ गया। अब पढ़ो वापस, सर वापस रीड करोगे तो हु इज अपोजिट टू बी, सर बी के सामने तो एफ ही है ना, तो आंसर इज एफ। क्लियर, यस सर। 54, 4 गर्ल्स ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, तो 4 लड़कियां बैठी है फेसिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर है। बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो सपोज बी इधर है तो सी किधर रहेगी, सर सी इसके सामने रहेगी। तो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। सर अगर बी सी सामने तो इसका मतलब ए डी भी कहाँ पे रहेगा, सामने, तो पहले ही ऑप्शन सही है ना, ए एंड डी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। देखो ना, ये दोनों सामने है तो 2 ही जगह बचा ना, तो ये दोनों भी सामने तो होगा, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, तो 54 का आंसर इज ए। क्लियर, यस। 55 पे आओ। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है, ठीक है, ए बी की सिस्टर है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो बी भाई है सी का, तो ये भाई है। सी इज द सन ऑफ डी, तो सी का पप्पा जो है वो डी है, बराबर। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी ए का कौन लगेगा, पूछा है ना, तो डी ए का कौन लगेगा, देखो डी ए का अंकल लगेगा, क्या लगेगा, डी ए का अंकल, है ना। मेरे जो बच्चे थे, मेरा जो बच्चा था वो ये था ना, तो ये बेसिकली कौन लगेगा, ये मेरे बच्चे नहीं, तो मैं उनका अंकल लगूंगा, तो दिस इज बेसिकली अंकल आंसर है इसका। फादर ऑप्शन में है ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अंकल ही मार्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट 56, सी इज वाइफ ऑफ बी, तो सी है बी की वाइफ, सी इज वाइफ ऑफ बी, तो सी वाइफ है तो बी हस्बैंड है। ई इज सन ऑफ सी, ई सन है सी का। हाँ, ये क्वेश्चन में ना एक मिस्टेक था आई गेस, नहीं इसमें नहीं था, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ यहाँ पे। ई इज द सन ऑफ सी, तो ई इज द सन ऑफ सी मतलब ई बेटा है उसका। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है बी का, एंड फादर ऑफ डी, ए बी का भाई है और उसका फादर है डी का, तो डी मतलब उसका बेटा है ना, एंड फादर ऑफ डी है। व्हाट इज रिलेशनशिप है, उसका साइन नहीं दिया कि वो क्या है, मेल है क्या फीमेल है। ई और डी का रिश्ता पूछा है, तो ई और डी दोनों कहाँ लग जाएंगे, सर कजिन होगा, तो इसका आंसर कजिन आएगा 56 का। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। 57 में ना मिस्टेक है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए बोला है, फिर जी इज द डॉटर ऑफ ए और जी इज द ब्रदर, ए की डॉटर ब्रदर दोनों कैसे हो सकता है, तो ये जो है ना, ये गलती हुआ है यहाँ पे, इसके जगह पे ना सी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे स्टेटमेंट में, सी, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब बनाते हैं, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी किसकी डॉटर है, ए की, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ए की डॉटर सी है। आगे, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के एफ की सिस्टर है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो जी इसका भाई है सी का। हु इज द अंकल ऑफ जी, तो जी का अंकल कौन होगा पता है क्या, एफ होगा, है ना, जी का अंकल एफ होगा। क्लियर, यस सर, समझा ना ये क्वेश्चन, तो इसमें मिस्टेक हुआ है, इसमें वहां पे सी आना चाहिए था स्टेटमेंट। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। 658 एकदम फालतू समय। एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ए इज द फादर ऑफ एक्स, तो एक्स के, ए के 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे ए के, सर ए के 2 बच्चे हैं, एक्स और वाई। आपको बोला है ए इज द फादर ऑफ एक्स, तो ये प्लस का साइन आएगा। वाई इज नॉट इज सन, तो वाई डॉटर है। आपको बोला हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई ए की कौन है, सर वाई ए की डॉटर है, तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, खत्म। 59 पे आओ। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सा, ये सब थोड़ा ध्यान से करने का। इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो मेन स्टेटमेंट ये है, एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन। तो पहले तो हम लोग देखते हैं सन ऑफ वाई सन का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे करेंगे। सन ऑफ वाई सन, सन ऑफ वाई सन का मतलब सिंपल भाषा में वाई के सन का सन, मतलब सिंपल भाषा में वो क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया वाई का, तो ग्रैंड सन ऑफ वाई, तो ये समझा। नेक्स्ट, ब्रदर, पहले क्या लिखा है ब्रदर, तो ब्रदर ऑफ वाइस ग्रैंड सन
इज कौन, ब्रदर ऑफ वाइज ग्रैंडसन इज कौन, तो एक्स ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज वाइस ग्रैंडसन। तो एक्स का रिश्ता क्या है, एक्स वाई का ग्रैंडसन लगता है, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। समझा क्या, वापस बोलो सर, एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइस सन, तो वाइस सन का सन मतलब ग्रैंडसन, तो वाई का ग्रैंडसन है, वाई का ग्रैंडसन का भाई एक्स है, तो वाई का ग्रैंडसन का भाई एक्स है, तो एक्स वाई का कौन लगेगा, एक्स इज वाई का ग्रैंडसन, तो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। 60 पी, पॉइंट पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट पी जो है वो 10 मीटर वेस्ट पे पॉइंट क्यू से, तो पहले कौन सा पॉइंट बनाने का सर, पॉइंट क्यू पहले बनाने का, क्यू के वेस्ट में कौन है, क्यू के वेस्ट में कौन है, पॉइंट पी है, ठीक है ना, डिस्टेंस मैटर नहीं करता यहाँ पे। नेक्स्ट, पॉइंट आर इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट आर जो है पी के नॉर्थ में, तो इधर ऊपर रहेगा आर, ये भी समझा, हाँ सर। पॉइंट टी इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एस, ये तो बना नहीं सकता, मालूम नहीं किधर है फिलहाल। पॉइंट एस, इसको अभी मैंने वाक्य रखा है, ये करेंगे थोड़ा टाइम में। पॉइंट एस इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट एस जो है पॉइंट क्यू के साउथ में, मतलब नीचे है। अब पढ़ो, पॉइंट टी इज 3 मीटर ईस्ट, तो पॉइंट टी यहाँ पे, ये पूरा डायग्राम बन गया। अब इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट टी, पॉइंट टी के रिस्पेक्ट में आर का डायरेक्शन क्या है, तो आपको फोकस ये देखना है, इसको देखना है, देखो ये किस डायरेक्शन में सर, ये आपको यहाँ से देखना है बच्चे लोग, देखो ये वाले पॉइंट से आपको इसके बारे में पूछा है, देखो ध्यान से, आपको पूछा है पॉइंट आर का डायरेक्शन बताओ टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये बेसिकली पूछा है, ये पूछा है, सॉरी बनाता हूँ, लाइन बनाता तो समझेगा, इसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाना है, ऐसा बनाने का है, ये इसके किस डायरेक्शन में, देखो बच्चे लोग ऊपर की तरफ है नॉर्थ, ये क्या होता है सर, ये नॉर्थ होता है और ये वेस्ट होता है, तो आंसर क्या आएगा बच्चे लोग, नॉर्थ वेस्ट आएगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। बोलो समझ आया, हाँ सर। इस तरह से हमने एलआर भी खत्म कर दिया, देखो कितना इजी पेपर था ये। नेक्स्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स करते हैं। फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, एक मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेक्ट होता है, मीन माइनस मोड जो होता है वो 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन होता है, मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। 62 द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इफ द वेट्स आर प्रोपोर्शन टू देयर करस्पॉन्डिंग नंबर्स, तो वेटेड मीन पूछा है और बोला है कि वेट्स जितना नंबर है उतना ही लेना है, मतलब आप xi ले लो और wi ले लो, xi में 1 2 3 अप टू क्या लोगे n, wi में भी सेम ही लेने का, करस्पॉन्डिंग नंबर ही बोला है 1 2 3 अप टू n। तो व्हाट इज वेटेड का फॉर्मूला सर, वेटेड का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन wx अपॉन समेशन w, तो समेशन wx के लिए w और x को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक n स्क्वायर तक। अब समेशन wx क्या होगा बच्चे लोग, सर ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहाँ तक n स्क्वायर। समेशन w क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सर समेशन w हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n। इसका ना हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो कौन कौन कट रहा है सर, n कट रहा है, n प्लस 1 कट रहा है, 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनल आंसर है 2n प्लस 1 अपॉन 3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझा क्या, हाँ सर इजी था, सेम होता है समेशन एफ एक्स जैसा ही है, बस उधर w डाल दिया है। 63 द एवरेज वेजेस ऑफ ग्रुप ऑफ अनएक्सपीरियंस्ड लेबर इज 1000 एंड एक्सपीरियंस्ड लेबर इज 1500, कंबाइंड वेज 1200। तो इसका मैंने ना रेशो का ट्रिक बताया था, अनएक्सपीरियंस्ड ये एक्सपीरियंस्ड, ये है 1000, ये 1500 और बीच में है 1200, तो मैंने बोला था ऐसा आप रेशियो ढूंढ सकते हो। 1200 में से 1000 जाएगा तो क्या आएगा बच्चे लोग 200, 1500 में से 1200 जाएगा तो 300, तो रेशियो आपको आ गया 3:2 का। किसका रेशियो आ गया 3:2 का। क्या मांगा है, परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड, इसमें एक्सपीरियंस्ड कौन है सर, एक्सपीरियंस 2 है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे सर, एक्सपीरियंस 2 टोटल 3 और 2 का 5 इंटू कितना 100, तो 2 इंटू 100 अपॉन 5 करोगे तो 40% आएगा, मतलब 40% एक्सपीरियंसड है, 60% अनएक्सपीरियंसड है। बोलो ट्रिक समझा, हाँ सर। 64 पे, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 6n प्लस 1 अपॉन 11 वैल्यू ऑफ n इज, पहले तो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, am ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहला n नेचुरल नंबर का
पहले तो पहला n नेचुरल नंबर होता क्या है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू होता है, और am बोला है तो इसको वापस मल्टीप्लाई बाय क्या करने का, n, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आपको दिया है 6n अपॉन 11 है, यहाँ पे बचा है n प्लस वन अपॉन क्या 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज 6n इंटू टू, सर 12n, 11 इंटू एन 11n, 11 वन जा 11, 12n में से 11n गया तो n, तो n का वैल्यू कितना आ गया 11। बोलो समझा क्या? हाँ सर इजी था। देखो एक बार वापस बता दो, आपको अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोला है, पहला एन नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू, इसका सम होता है। am मांगा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देने का, तो n था, कट गया। इसका वैल्यू 6n/11 दिया है, सॉल्व कर लो 11 आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट आओ 65, नेक्स्ट 65 पे आओ सब लोग। 65 में बोला है आपको द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन इज कैलकुलेटेड एज, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन सा बेस्ट है सर? ओजाइव कर्व है ना, मीडियन मतलब Q2 होता है, तो Q2 के लिए बेस्ट कौन सा होता है? ओजाइव कर्व होता है, ओजाइव कर्व। क्लियर? यस सर। 66 रेंज ऑफ एक्स एंड रेंज ऑफ वाई डिनोट रेंज ऑफ एक्स, एक रिलेशन दिया है, आपको बोल रहे हैं बताओ रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो इसको पहले क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y प्लस 12 इक्वल टू कितना है? 0 है, बराबर ना। तो आप बेसिकली x और y का नंबर देख के भी कर सकते हो, या किसी को सॉल्व करना है तो आप ऐसे करो, इधर आप y को रखो, बाकी सारे टर्म्स को इधर रखो, ठीक है। y के पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 5 कर देना, तो ये -4/5x आ जाएगा, ये -12/5 आ जाएगा। तो अब जो रेंज ऑफ y है ना, वो मॉड में हम लिखते हैं, तो 4/5 टाइम्स क्या रेंज ऑफ x है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 टाइम्स रेंज ऑफ y इक्वल टू 4 टाइम्स रेंज ऑफ x। तो आंसर इज 5 टाइम्स रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेंज ऑफ x। 66 का आंसर क्या है? बी है। 66 का करेक्ट आंसर इज बी। समझा क्या? यस सर। चलो आगे आते हैं। 67 देखो, इफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y आपको दिया है, मीन डिविएशन दिया है और आपको मीन डिविएशन अबाउट y पूछा है, तो पहले रिलेशन किसका दिया है? 4y माइनस 3x इज इक्वल टू कितना? 10, ये दिया ना। तो अगेन इसको क्या करने का, ऐसा लिखने का 4y इज इक्वल टू 3x माइनस कितना? 10, बराबर है। ये समझा क्या? तो यहाँ से मॉड भी निकालो पहले, तो मॉड भी क्या आ जाएगा? मॉड भी के लिए 3/4x प्लस 10/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मॉड भी कितना मिल गया बच्चे लोग? 3/4। md ऑफ x आपको दिया है 12, तो md ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है सर? md ऑफ y का फॉर्मूला इज मॉड बी इंटू md ऑफ x। तो मॉड बी है हमारा 3/4 और md ऑफ x है 12, तो 3 12 जा 36, 36/4 क्या होता है? 9। तो आंसर इज 9 इसका। समझा क्या कैसे करने का? बहुत बेसिक सा समझा। नेक्स्ट, अगर एस डी ऑफ एक्स 4 है तो वेरिएंस बताओ इसका। तो एस डी ऑफ एक्स अगर 4 है तो पहले वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। व्हाट इज 4 का स्क्वायर? 16। अब आपको इस इक्वेशन का मांगा है ना, तो पहले इक्वेशन को y के इक्वल रख दो, इधर से मॉड भी निकाल लो, जो x के बाजू में मॉड b है। तो वेरिएंस ऑफ y कैसे ढूंढते हैं? मॉड b का स्क्वायर करने का और वेरिएंस ऑफ x से मल्टीप्लाई। तो मॉड b 2 है, 2 का स्क्वायर 4, वेरिएंस ऑफ x 16 है, 4 16 64, तो आंसर आएगा 64। समझा क्या? वापस बताओ, स्टैंडर्डेशन ऑफ x 4 दिया है, तो पहले उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको वेरिएंस आ जाएगा, तो वेरिएंस आपको आ गया 16 आ गया वेरिएंस आपको, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x पूछा है, तो पहले इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ से हमें मॉड बी आ गया, बराबर है। तो मॉड बी का वैल्यू यहाँ से हमको कितना आया? तो मॉड बी का वैल्यू यहाँ से हमको 2 आया। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू मॉड b का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ x। तो 4 इंटू 16 हो जाएगा, दैट इज 64। 68 क्लियर है? हाँ सर। 69 पे आओ। देयर आर 200 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस, तो टोटल एम्प्लॉइज इज 200, इन विच 150 आर मैरिड। ठीक है, वो मैरिड का बाद में देखता है। टोटल मेल एम्प्लॉइज, देखो मेल मिल गया और फीमेल, मेल टोटल है 160, तो फीमेल कितने हैं? 40। अब मेल में कौन होंगे? मैरिड, अनमैरिड। फीमेल में भी कौन हो गया? मैरिड, अनमैरिड। देखो आगे बढ़ो, टोटल मेल एम्प्लॉइज वर 160, आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड, तो इसमें 120 लोग मैरिड है, तो 40 अनमैरिड है। टोटल मैरिड, देखो क्वेश्चन ने बोला था 150 लोग मैरिड है, तो अगर 150 में से 120 मेल मैरिड है तो कितने फीमेल मैरिड है सर? 30। तो 10 क्या हो गए? अनमैरिड लोग हो गए। आपको पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड, तो फीमेल अनमैरिड कितने लोग हैं सर? 10 है, तो आंसर इज 10।
बोलो समझा क्या? हाँ सर। 70 पे आओ। द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 1/2, 1/3, 1/n इज, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन समेशन, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, n अपॉन am, am का रेसिप्रोकली करोगे तो आता है ना, तो n तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, am का हम लोग करेंगे तो इसका आपका देखो क्या हो जाएगा। बेसिकली आपको क्या करना है ना, मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? HM का रेसिप्रोकल ऑफ AM हो जाएगा ना ये, तो याद आएगा 1, 2, 3 ऐसे डॉट डॉट का तक n तक। तो इसका हम पहले सम निकाल लेते हैं, समेशन निकाल लेते हैं AM का। तो समेशन ऑफ AM विल बी 1 + 2 + 3 अप टू कितना? n। सो दिस विल बिकम n × n + 1 अपॉन क्या? 2। अब HM ढूंढने के लिए क्या करने का? HM के लिए n को इस आंसर से डिवाइड करने का, मतलब उल्टा करने का। हम बेसिकली समेशन AM/n करते हैं, यहाँ पे n बाय समेशन AM करने का। तो n कट जाएगा और ये 2 किधर जाएगा? ऊपर। तो आंसर विल बी 2/n + 1। करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2/n + 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर एवरीवन? नॉर्मल, पहले HM इज रेसिप्रोकल ऑफ AM, तो AM का रेसिप्रोकल कर लो और इसका 1 से लेके n मतलब सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वो आ गया n × n + 1 अपॉन 2। अब HM करने के लिए क्या करने का? जो हम AM में करते हैं उसका उल्टा, तो n अपॉन समेशन AM करो। तो n अपॉन समेशन AM अगर आप करोगे तो आपको आएगा 2 अपॉन कितना? n + 1। क्लियर? 71। The average age group of 10 students was 20 years. The average age increases by 2 years when 2 new students were added. बताओ वो 2 स्टूडेंट का एज क्या है? तो पहले 10 स्टूडेंट का एज 200 था, 20 था, तो सबसे पहले तो निकाल लेने का उसका समेशन। तो 10 स्टूडेंट का एवरेज एज 20 था, तो इसका अगर मैं समेशन आपको पूछूं, समेशन xi, तो हो जाएगा 10 × 20, दैट इज इक्वल टू कितना? 200। अब नया मीन जो आया है वो हो गया 2 साल से बढ़ गया। तो पहले 20 था तो अभी कितना हो गया? 22। और n कितने हो गए? पहले 10 स्टूडेंट थे, अभी 2 से बढ़ गया तो 12। तो नया समेशन xi क्या आ गया? न्यू समेशन xi सर 22 × 12, तो ये होता है 264। तो डिफरेंस कितना है दोनों का? 64। और इसमें कितने वेट्स है सर? 2 स्टूडेंट के वेट है, तो एवरेज क्या होगा? 64/2, दैट इज 32 ईयर्स। समझा क्या सर? सिंपल, एक बार वापस बताओ। देखो 10 × 20 200, तो समेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स का वेट इज 200। 2 नए स्टूडेंट ऐड करने से एवरेज भी 2 से बढ़ गया, तो पहले एवरेज 20 था, अभी 22 हो जाएगा। और नंबर स्टूडेंट पहले 10 था, अभी 2 बढ़ा दिया तो 12 हो जाएगा। तो 22 × 12 264 होता है। तो नया टोटल 264, जुना टोटल 200। डिफरेंस कितने? 64। और ये कितने स्टूडेंट का वेट है? 2 स्टूडेंट की वजह से ही बढ़ा है ना, तो 64/2, 32 ईयर्स। क्लियर? हाँ सर। 72। देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। 10 स्टूडेंट जो फेल्ड हुआ उसका मार्क्स इज 2.5, टोटल मार्क्स बाय 281। बताओ एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट टू पास। टोटल 281 मिला है, इसमें कुछ पास है कुछ फेल है। फेल है 10 स्टूडेंट, तो पास कितने स्टूडेंट है? 40। बराबर है। फेल्ड का मार्क्स आपको मालूम है, एक स्टूडेंट को 2.5 मिला है, तो 10 × 2.5 कितना? 25। पास के लिए कैसे निकालोगे सर? पास के लिए हम क्या करेंगे ना, 281 में से 25 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 256। अब आपको ये ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है डेटा। तो कैसे ढूंढेंगे? एवरेज के लिए। सो एवरेज निकालेंगे हम सिंपल कॉन्सेप्ट से। 256 को आप क्या करना, 40 से डिवाइड कर देना। तो इसको डिवाइड करोगे तो 6.4 आता है एवरेज। कितना आता है? 6.4। बोलो समझा क्या? 281 मार्क्स टोटल मिला है, 10 स्टूडेंट फेल हुआ है तो 40 स्टूडेंट क्या हुआ है? पास हुआ है। एक फेल स्टूडेंट को 2.5 मिला, तो 10 का टोटल एवरेज कितना? 25। 281 में से अगर 25 है फेल का एवरेज, तो पास का कितना? 256। 256 में कितने स्टूडेंट्स है सर? 40 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के लिए कितना एवरेज हो जाएगा? 256 डिवाइड बाय 40, दैट इज 6.4। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, 100 स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेल, फीमेल, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट। ऐसे टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं सर? इधर नंबर नहीं है, अगर नंबर होता तो कार्डिनल, अगर क्वालिटी बेसिस पे किया तो ऑर्डिनल। तो आंसर इज ऑर्डिनल डेटा। 74। मीन एंड एसडी आपको दिया है 1500 और 400। बोला है कि अगर इंक्रीमेंट पहले साल में 100 से हुआ, दूसरे साल में 20% से, नया मीन और एसडी बताओ। न्यू मीन क्या आएगा सर? मीन में ना एडिशन हुआ तो भी फर्क पड़ता है, तो 1500 में 100 ऐड किया, और भी परसेंटेज में बढ़ा तो भी मीन चेंज होगा। तो परसेंटेज कितने से बढ़ा? 20 से। तो पहले 1500 + 100 करेंगे तो 1600 आएगा। 1600 में आपको 20% ऐड कर देना है, तो 1600 + 20% अगर आप करोगे तो कितना आता है? 1920 आता है। तो नया मीन 1920। बट जो हमारा एसडी रहता है ना, एसडी में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर नहीं सकते, तो एसडी को ये 100 से कुछ फर्क पड़ने वाला
नहीं है। SD को 100 से कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझा क्या बात, ये चीज़ SD को 100 से फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये 20% से उसको फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 प्लस कितना परसेंट, 20%, तो क्या आएगा 480। तो आपका आंसर इज 1920 कॉमा कितना 480। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। बोलो क्लियर है 74? हाँ सर। नेक्स्ट आओ 75। मोड डेटा का 18 है, मीन 24 है, बोला है मीडियन बताओ। एकदम फालतू समय, क्या यूज़ करेंगे सर, रिलेशन मीन माइनस मोड इज इक्वल टू क्या बच्चे लोग, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। तो मोड और मीन का अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो 24 माइनस 18 कितना 6, तो ये 6 आ जाएगा। 3 टाइम्स मीन है 24, मीडियन को मैं एम ही लिखता हूँ। पहले 6 को 3 से डिवाइड कर दो, व्हाट इज 6 डिवाइडेड बाय 3, 2, तो 2 इक्वल टू 24 माइनस मीडियन। तो मीडियन कैसे आएगा सर, 24 में से 2 माइनस कर दो, तो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 22। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट 76 पे आओ। When 10 is subtracted from all the observation, the mean is reduced to 60% of its value. If 5 is added, तो बताओ मीन कितना, भी अच्छा सम था। देखो आपने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आपका मीन रहेगा x बार वो भी 10 से कम हो जाएगा, तो x बार माइनस 10 हो गया। बट इससे हुआ क्या, आपका मीन 60% से रिड्यूस हो गया, तो आपका मीन बेसिकली हो गया 60/100 इंटू कितना x बार, ये हो गया आपका। समझा? इसको सॉल्व करने का, x बार माइनस 10, 23 ज़ा 25 ज़ा इंटू कितना x, ये 5 को उधर भेजो, व्हाट इज 5 इंटू x बार सर 5x बार, व्हाट इज 5 10 ज़ा सर 50, 3 इंटू x बार 3x बार, ठीक है। 5x बार में से 3x बार गया तो 2x बार, माइनस 50 इधर जाके प्लस क्या आ जाएगा डिवाइड होकर 25, तो ये आ गया आपका ओरिजिनल मीन। अभी बोला है आपने 5 ऐड किया, तो 5 अगर ऑब्जर्वेशन में ऐड किया तो न्यू मीन क्या हो जाएगा सर, न्यू मीन हो जाएगा पहले का मीन, न्यू मीन हो जाएगा पहले का मीन, तो पहले का मीन 25 था और 5 कितना हो जाएगा 30 इज योर आंसर। बोलो ये समझा क्या सर, वापस एक बार बताओ। देखो आपको बोला हर एक ऑब्जर्वेशन में 10 को माइनस किया, अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को 10 से माइनस करूंगा तो मेरा मीन भी 10 से कम होगा, तो मीन मेरा x बार माइनस 10 हो जाएगा। और जो मेरा आंसर एक्चुअली दिया वो 60% उसके वैल्यू का, तो x बार का 60% 60/100। इसको सॉल्व करके x बार मैंने ढूंढ लिया 25। अब बोला है कि अगर सपोज सारे ऑब्जर्वेशन 5 से बढ़ा दिया तो नया मीन क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 30। बोलो समझ आया? यस सर। 77। If 5 is subtracted from each observation of certain item, coefficient of variation will be 10. तो CV का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, CV का फॉर्मूला इज SD अपॉन मीन इंटू 100। SD को एडिशन सब्ट्रैक्शन से फर्क नहीं पड़ता, मीन को करता है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो सर 10% बोला है ना CV, तो 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्डेशन ऐसे ही रहेगा, मीन कितना सर, मीन 5 से कम हो जाएगा तो x बार माइनस 5 इंटू कितना 100, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। सिमिलरली अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड किया तो CV 6%, तो ये 6 है, ये अभी भी नहीं वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x बार प्लस 5 इंटू कितना करने का 100, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करने का ना, 1 को 2 से डिवाइड कर देने का। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो देखो इसको इससे डिवाइड करूँ तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये किधर जाएगा, बेसिकली ये ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 10/6 इज इक्वल टू x बार प्लस 5 अपॉन x बार क्या माइनस 5। व्हाट इज 10 इंटू एक्स बार, 10x बार, 10 5 ज़ा 50, 6 इंटू एक्स बार 6x बार, 6 5 ज़ा कितना 30, 10x बार में से 6x बार गया तो 4x बार, ये 50 उधर जाके ऐड 50 प्लस 30 80, तो यहाँ से x बार कितना आ गया 20 आ गया। इस x बार को कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, सपोज मैं फर्स्ट में डालता हूँ, तो 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्डेशन ऑफ x अपॉन x बार 20 है, व्हाट इज 20 माइनस 5 15 इंटू कितना 100, 1 0 कटेगा तो 10/15 को उधर भेज दो, 10/15 उधर जाके हो जाएगा 15 अपॉन कितना 10, तो स्टैंडर्डेशन आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5। ये भी समझा? हाँ सर। अभी क्या बोला है, ओरिजिनल CV बताओ। तो ओरिजिनल CV मतलब क्या, SD अपॉन मीन इंटू 100, तो SD कितना आया बच्चे लोग 1.5, मीन कितना आया मीन सर मीन 20 इंटू कितना 100, 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 150, तो 150 अपॉन बेसिस कितना 7.5%, तो आंसर इज 7.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट? समझा? हाँ सर। तो थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ो बच्चे लोग तो समझेगा। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज रेगुलेशन कैन बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स कैन ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। रेगुलेशन अभी है टोटल 10 लेटर का वर्ड, और रेगुलेशन में वॉवेल्स देखो क्या है, सब है, A E I O U सब दिखेगा, और ऑड प्लेसेस भी कितने हैं 5 है,
बराबर है। तो एन ऑफ ए देखो कैसे निकालोगे, है 5 प्लेस और वॉवेल भी 5 है, तो ये हो जाएगा 5p5। बचे कितने लेटर्स 5, तो वो कितने में होंगे 5 फैक्टोरियल। 5p5 भी 5 फैक्टोरियल होता है और ये भी कितना है 5 फैक्टोरियल, बराबर है। नाउ 5 फैक्टोरियल इज 120, ये भी कितना है 120। एन ऑफ ए आ गया। एन ऑफ एस कितना होगा सर, रेगुलेशन टोटल 10 लेटर का वर्ड है तो एन ऑफ एस 10 फैक्टोरियल होगा। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है सर, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, तो हो जाएगा 120 इंटू 120, 10 फैक्टोरियल होता है 3628800, तो 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर आप 12 के डबल से इसको छोटा करते रहोगे ना तो ये आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं ना कैलकुलेटर पे करता हूँ, 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 36288, तो ये आता है मुझे 0.003, 0.003 आया, 0.003। मैं ना 1 डिवाइडेड बाय 252 कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 252, ये भी देखो 0.003 आता है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझा क्या, दैट इज 1/252। समझा कैसे करते हैं, हाँ सर इजी था। नेक्स्ट आओ, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड, मतलब 5 गर्ल और 3 बॉय में से 3 गर्ल को सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 गर्ल सिलेक्ट हुए। पहले तो एन ऑफ एस का बात करते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट है सर, 5 गर्ल 3 बॉय, मतलब टोटल 8 है, तो 8 में से 3 मतलब 8c3। 8c3 सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 56। अब क्या बोला है, जो आप सिलेक्शन कर रहे हो उसमें गर्ल्स होना चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए, तो आपने सिलेक्ट भी 3 ही गर्ल करना था। टोटल कितनी गर्ल्स है 5, तो 5 में से 3 मतलब 5c3। 5c3 कैसे करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कट जाएगा, 20 अपॉन 2 करोगे तो 10 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बच्चे लोग, सर प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए में 10 लोग हैं, एन ऑफ एस में 56 है, दिस इज 2 5 जा, दिस इज 2 28 जा, तो आंसर आएगा 5/28, 5/28, 5/28। बोलो समझा गया, हाँ या नहीं। सो आंसर इज 5/28। आई होप क्लियर है प्रॉपरली, यस सर। चलो नेक्स्ट 80, ए स्पीक्स ट्रुथ, ये बहुत बार तुमने किया भी है। ए स्पीक्स ट्रूथ 75% केसेस में, बी स्पीक्स ट्रूथ 60% केसेस में। इन व्हाट आर द चांसेस दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट। व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब, अगेंस्ट बोलना चाहिए। तो देखो इसको करने कैसे, पहले ए स्पीक ट्रूथ करेगा 75%, तो 75% का मतलब होता है 0.75। तो ए झूठ बोलेगा उसका चांसेस कितना सर, 0.25, उसको आप ए कॉम्प्लीमेंट बुला लो। बी सच बोलेगा उसका चांसेस 60%, तो 0.60। तो बी झूठ बोलेगा उसका चांसेस कितना, उसका चांसेस कितना 0.40, ये समझा। अब देखो क्या करना है, एक केस लेंगे, अगर ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोलना चाहिए, और दूसरा केस क्या लेंगे, अगर ए ने झूठ बोला तो बी ने सच बोला, हाँ या नहीं, हाँ सर। व्हाट इज ए का प्रोबेबिलिटी 0.75, व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट सर 0.40, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट 0.25, ये कितना 0.60, तो ये हो जाएगा आपका 0.45 पूरा, अगर आप सॉल्व करोगे तो। बोलो समझ आया, हाँ सर इजी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 80 का। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। नेक्स्ट, द वेजेस ऑफ द फैक्ट्री फॉलोअर्स, फैक्ट्री का जो वेजेस रहता है ये बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल। यूनी पैरामीटर, यूनी मतलब सिर्फ एक पैरामीटर किसका होता है, पॉइजन का। बाय पैरामीटर बोला तो बाइनोमियल का। क्लियर है, हाँ सर। 83, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज्ड 45 years विल डाई विद इन अ ईयर इज 0.012। एक मैन है 45 years का, वो मर जाएगा विद इन अ ईयर, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.012। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 men एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46 बर्थडे, तो एटलीस्ट 9 लोग जिंदा है मतलब। तो ये जो दिया है ना बेसिकली ये सक्सेस नहीं है, फेलियर है, मर गया है ना, तो फेलियर इज 0.012। तो 0.012 का मतलब होता है 12/3 पॉइंट्स है ना, तो 12/1000। तो पहले हम पी ढूंढ लेते हैं, पी कैसे होता है 1 माइनस क्यू कर देने का, तो 1 माइनस 12 क्या 1000, तो ये आएगा 988 अपॉन कितना 1000, तो 988 अपॉन 1000 इज 0.988। ये मैंने खाली अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, पी क्यू मिल गया। टोटल कितने लोग थे 10, तो एन का वैल्यू 10 है। एटलीस्ट 9 विल रीच देयर बर्थडे, तो एटलीस्ट 9 का ये हो गया बाइनोमियल का समा। तो बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स का फॉर्मूला NCX इंटू पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू कितना n माइनस एक्स। तो एटलीस्ट 9 का मतलब होता है 9 या फिर 9 से ज़्यादा, तो 9 चलेगा या तो क्या चलेगा 10।
अभी 9 का फॉर्मूला बनाओ। n के जगह पे कितना बच्चे लोग सर, n तो टोटल 10 है, तो 10c9 इंटू p कितना है सर, p है 0.988, तो 0.988 रेस टू 9 और ये है 0.012 रेस टू 1 हो जाएगा, समझा। ऐसे 10 का फॉर्मूला बनाओ, 10c10 0.988 रेस टू 10 और ये वाला पार्ट तो जीरो ही रहेगा, तो उसको मैं लिख रहा नहीं हूँ। कॉमन देखो अभी क्या है सर, ये 9 बार है, ये 10 बार है, तो कितने बार बाहर निकाल सकते हो सर, 9 बार तो बाहर निकाल ही सकते हो, तो ये बाहर ले लो 9 टाइम्स कॉमन। अंदर क्या बचेगा सर, 10c9 10c1 के बराबर ही होता है और 10c1 10 होता है, इंटू 0.012 रेस टू 1 इज 0.012। यहाँ पे बचा 10c10 क्या होता है 1 और एक बार बच गया 0.988 क्योंकि 10 बार था ना टोटल। हाँ सर ये भी समझा। अभी पहले मैं ये ब्रैकेट बाद में करता हूँ, पहले ये अंदर वाला सॉल्व करते हैं। इधर देखो पहले सब लोग, 10 इंटू 0.012 करेगा तो 10 इंटू 0 कैलकुलेटर दिया ना भगवान ने, यूज़ करना, 10 इंटू 0.012 10 इंटू 0.012 ये आ गया, प्लस 0.988 था तो ये आ गया 1.108, 1 पॉइंट कितना 108 आ गया, 1.108 आ गया, ठीक है समझा गया। हाँ अब हम करेंगे 0.988 रेस टू 9, 0.988 रेस टू 9 तो ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये है 1.108 मल्टीप्लाई बाय 1.108 तो ये आता है 0.9939, 0.9939 इसका आंसर आ रहा है। देखते हैं क्लोजेस्ट का आंसर कौन मार्क कर सकते हैं, 0.9934 आप मार्क कर सकते हो, समझा क्या। बस इसमें गलती क्या करना नहीं, वो पी का स्टेटमेंट दिया है मरे हुए का, बट पूछा है जिंदा का, तो जिंदा आपको सक्सेस मानना पड़ेगा, मरा फेलियर मानना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, यस सर। ये मोस्टली सब छोड़ के जाता है जितना मुझे मालूम है। 84 पे अब if the inflection points of a binomial of a normal distribution are 6 and 14, inflection points का मतलब होता है, एक आपको दिया है बच्चे लोग म्यू माइनस स्टैंडर्डेशन दिस इज 6 और एक दिया है म्यू प्लस स्टैंडर्डेशन दिस इज 14। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 म्यू इक्वल टू 20, तो म्यू कितना हो गया 10 हो गया। कोई भी इक्वेशन में म्यू को डाल दो तो 10 माइनस स्टैंडर्डेशन इज इक्वल टू 6, 10 में से 6 गया तो स्टैंडर्डेशन क्या आ जाएगा 4, तो आंसर इज कितना 4 स्टैंडर्डेशन का। बोलो समझा क्या। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब एक म्यू माइनस होता है एक म्यू प्लस होता है, याद रखो। तो म्यू माइनस म्यू प्लस को सॉल्व किया तो अपने को 2 म्यू 20 आ गया, 2 म्यू 20 है तो म्यू 10 आ गया। म्यू को कोई भी इक्वेशन में डालो आ जाएगा आंसर 85। द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 10 एंड स्टैंडर्डेशन 4 इज, बराबर है। तो ये सम करने का बहुत सिंपल तरीका है। क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो स्टैंडर्डेशन के साथ कितना टाइम्स का रिलेशन बनाता है 2/3 टाइम्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो आपको स्टैंडर्डेशन दिया है, देखो स्टैंडर्डेशन 4 है तो 2 4 ज़ा 8, 8/3 इज 2.67 जिसको वी कैन राउंड ऑफ एंड राइट 2.70, तो आंसर इज 2.70। इसमें ये मीन का कोई काम नहीं था। क्वार्टाइल डिवीजन 2/3 टाइम्स का रिलेशन बनाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 4 दिया था, 4 इंटू 2/3 इज 8/3, 8/3 होता है 2.67 जिसको आप लिख सकते हो क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से 2.70। क्लियर एवरीवन, यस सर। 86 87 ये पेपर था 2 घंटे में आराम से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, इतना इजी था। द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रूट ऑफ एनपीक्यू, रूट ऑफ क्या एनपीक्यू, ये बी ऑप्शन सही आएगा। 87 क्वार्टाइल डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पहले रिलेशन याद रखना है। रिलेशन था 4 टाइम्स एस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स एम डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स क्यू डी। तो आपको भी क्या बोला है क्वेश्चन में, वो पढ़ो पहले। इधर बोला है रिलेशन बताओ क्यू डी और एम डी का, तो क्यू डी क्या है 6 टाइम्स क्यू डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स एस डी। तो ये 3 जा होता है और ये 2 जा ना, तो 3 क्यू डी विल बी इक्वल टू 2 एस डी आ जाएगा आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 87 का आंसर डी ऑप्शन आएगा। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। नेक्स्ट 88 इन बाइनोमियल एन 9 दिया है, पी 1/3 दिया है, आपको बोला है वेरिएंस बताने के लिए। एन कितना है बच्चे लोग 9, पी है 1/3, तो आप यहाँ से क्यू ढूंढ सकते हो। क्यू होता है 1 माइनस पी, तो 1 में से 1/3 गया तो 2/3। वेरिएंस जो होता है बच्चे लोग वो होता है एन पी क्यू, क्या होता है वो एन पी क्यू। तो एन 9 है, पी 1/3 है, क्यू 2/3 है, 3 3 9 9 कटेगा, बचेगा कितना 2, तो आंसर इज 2 वेरिएंस का। क्लियर एवरीवन, हाँ सर। नेक्स्ट ये दोनों थियरी क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? मीन ऑफ अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाइज, ये तो प्रॉपर्टी है, मल्टी मॉडल भी होता है। मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन मीडियन मोड इक्वल नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट, इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन अदर, अगर एक कोएफिशिएंट 1 से बड़ा तो दूसरा 1 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 1, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आओ 91, ये देखो एक बेसिक सम था, आपको बोला है बाइवेरिएट का सारा कुछ दिया है, आपको y ऑन x का इक्वेशन चाहिए, y ऑन x का कोएफिशिएंट, तो by(x) चाहिए। by(x) का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस x, y अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ x द क्या होल स्क्वायर। तो कोवेरिएंस कैसे ढूंढेंगे? समेशन xy, तो 850 अपॉन n कितना है 10, माइनस समेशन x अपॉन n इंटू समेशन y अपॉन n, ये होता है ऊपर का पार्ट। स्टैंडर्डेशन ऑफ x का स्क्वायर तो रूट को बोल जाओ, समेशन x स्क्वायर अपॉन n, तो ये जाएगा 196/10 माइनस स्टैंडर्डेशन ऑफ समेशन x अपॉन n, 30/10 का होल स्क्वायर। ये होता है ना, स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला होता है समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x अपॉन n द होल स्क्वायर। अब ये देखो सॉल्व करो, ये 0 ये कट गया, ये भी 0 कट गया, ये 85 - 12 हो जाएगा। 85 - 12 इस बच्चे लोग 73। नीचे ये 19.6 है, 30/10 तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हो जाएगा 73/10.6। तो 73 को अगर मैं 10.6 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है देखो, 73 डिवाइड बाई 10.6, तो ये आता है 6.88, जिसको हम क्लोजेस्ट ऑप्शन के हिसाब से 6.89 भी बोल सकते हैं, जो है ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ आया क्या? यस सर, इजी था, फॉर्मूला यूज करना है। 92, if the sum of the squares of the rank difference of 10 students is 10 to 22, तो summation d square 22 है ना, इसको ही बोलते हैं ना सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स। n 10 है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मतलब r ढूंढना है। क्या था इसका फॉर्मूला सर? r का फॉर्मूला था 1 - 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, तो 1 - 6 समेशन d स्क्वायर 22 है, n 10 है, 10 का क्यूब 1000 में से 10 जाएगा तो 990, तो 1 - 22 6 होता है 132 अपॉन 990। तो पहले 132 को 990 से डिवाइड करते हैं, 132 डिवाइड बाय 990, फिर इसको -1 कर देते हैं, तो अपना आंसर आएगा 0.866। तो 0.866 आ रहा है आंसर, तो क्लोजेस्ट है ही नहीं। 0.897 वो तो बहुत दूर हो गया, तो मैं इसका नन ऑफ दिस मार्क करता हूँ, बट एक्चुअल आंसर 0.866 रहेगा। तो अगर वो क्लोजेस्ट के साथ देखो तो 0.897 भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके भी 0.866 ही आ रहा है, तो मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस होना चाहिए इसका। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा 2 रिग्रेशन लाइंस दिया है, बोला है x बार और y बार का वैल्यू बताओ, तो इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। मैं ना इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बोलो क्या आएगा? 4x 9 2 18y 179 2 मैं उधर भेज देता हूँ, 179 2 होता है 358, और ये इक्वेशन को मैं ऐसा लिखता हूँ 4x + 5y = 137। ये दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 4x + 18y = 358, 4x + 5y = 137। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा 13y, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 7 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से गया तो 2, तो y हो जाएगा 221/13, जो कि होता है 17। तो y बार 17 आया, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो पहला ही सही होगा। x के लिए कोई भी इक्वेशन में डाल दो, 4x 5 × 17 85 = 137। 137 में से अगर 85 गया तो 52 बचेगा, तो 52/4 करोगे तो x बार 13 आएगा, तो आंसर इज 13,17। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, फिशर्स आइडल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर। फिशर कौन कौन से टेस्ट को बच्चे लोग सेटिस्फाई करता है? फिशर बच्चे लोग यूनिट टेस्ट भी सेटिस्फाई करता है, टाइम रिवर्सल भी सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल सर्कुलर, यूनिट टेस्ट भी करता है, फैक्टर रिवर्सल भी करता है, बोथ ए एंड बी। फिशर सिर्फ सर्कुलर टेस्ट नहीं करता है, याद रखना। शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन प्राइस इंडेक्स इन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, ये बराबर है, ट्रू ए स्टेटमेंट है ना? यस सर। 96, पिकी दिया है, पोको दिया है, पाश्चे दिया है, डॉर्बिश दिया है, फिशर मांगा है। पहले हम यूज़ करेंगे डॉर्बिश का फॉर्मूला। क्या होता है डॉर्बिश का फॉर्मूला सर? L + P/2, ये है 145, लैस्पियस नहीं दिया है, पाश्चे 150, और ये है 2। 145 2 क्या होता है बच्चे लोग? सर 190 290, तो ये हो जाएगा 290 = L + 150। 290 में से 150 गया तो 140 लैस्पियस आ गया।
अभी फिशर मांगा ना, ये सब डेटा इररिलेवेंट है, कोई काम का नहीं है। फिशर का देखो फॉर्मूला क्या था सर, फिशर वॉज रूट ऑफ एल इंटू पी। सो एल इज कितना सर, एल है 140, पी है 150। तो कैलकुलेटर में करेंगे 140 इंटू 150 करना है पहले, तो 140 इंटू 150 करना है, सॉरी 140 इंटू 150 करना है, जो भी आंसर आएगा उसका फिर रूट का बटन, तो 144.91 आता है, 144.91 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ जा। यस सर। 97, अगर 2018 का इंडेक्स 2015 को बेस मान के 250 है, 2012 का इंडेक्स 2015 का इंडेक्स 2012 को बेस मान के 150 है, तो बताओ 2018 का इंडेक्स ऑन 2012। तो ये सर्कुलर टेस्ट का बेसिकली रिजल्ट है। आपको कैसे करना है मैं सिंपल बताता हूँ। अगर ये 250 है तो इसका मतलब ये कितना टाइम्स है सर, ये 2.5 टाइम्स है। देखो ऐसे करेंगे 250 अपॉन 100, ठीक है। हाँ सर। अगर ये 150 है तो इसको क्या करना है 150 अपॉन 100। तो अभी आपको पूछा है ना, तो इसको खाली सॉल्व कर लो, एक एक जीरो उड़ा दो, बराबर 25 इंटू 15 कितना होता है सर, ये होता है 320, 25 इंटू 15 ना 375, और 10 इंटू 10 कितना बच्चे लोग 100, और वापस इंडेक्स बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 375 आंसर आएगा। समझा ना क्या किया। ये कितना टाइम्स बढ़ा 2.5 टाइम्स, ये कितना टाइम बढ़ा 1.5 टाइम, तो 2.5 इंटू 1.5 3.75 आ जाएगा। और इंडेक्स बनाने के लिए 100 से हमने ये रिजल्ट यूज़ किया है, P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल टू 1 होता है। तो 3 साल है ना, 15 12 और 18, तो 12 ऑन, मैं ऐसे बोल सकता हूँ सबसे बड़ा साल 18 है, तो 18 ऑन 15 बराबर 15 ऑन 12 और 12 ऑन 18। तो इसको सॉल्व करके आंसर है। ये ट्रिक याद रखो, इजी है। क्लियर। यस सर। 98 पे आओ। ये बहुत मस्त सा मॉड्यूल का क्वेश्चन है। इन 2017 द एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वॉज 20% मोर इन 2016। और क्वेश्चन में आपको लगा 2016 बेस ईयर है, तो 2016 बेस है तो उसका प्राइस कितना होगा 100। 2017 का जो प्राइस है वो 20% ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 120, बट 20% लेस इन 2015। बट ये जो 2017 का जो प्राइस है 120, ये बेसिकली 20% कम है 2015 में, तो ये कितने पे दिख रहा है 80% पे, एंड 50% ज़्यादा है 2018 में। यही 2017 का प्राइस जो 120 है वो 50% ज़्यादा पे दिख रहा है, मतलब कितने पे दिख रहा है 150% पे। प्राइस रिलेटिव बोला है तो प्राइस रिलेटिव तो 100 पे ही दिखता है, तो सबको 100 पे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर 120 80% है तो 100% कितना, ये निकालोगे तो ये 80 आएगा। क्लियर। वैसे ही अगर 120 150, सॉरी ये 150 आएगा, ये कितना आएगा 150 आएगा, दिस विल बिकम 150, ये 150 आएगा बच्चे लोग, सॉरी दिस विल बिकम 150। ऐसे ही अगर 120 150% है तो 100% कितना, तो ये आ जाएगा 80। तो आपका आंसर आएगा 150 100 120 और 80, जो कि ऑप्शन बी। सर एक बार वापस बताओ। देखो तुमको बोला था 2016 बेस ईयर है, 2017 का प्राइस 2016 से 20% ज़्यादा है, बट अगर 2017 के प्राइस को 2015 से कंपेयर किया तो 20% कम है, तो 120 80% पे दिख रहा है, बट रिलेटिव्स हमेशा 100% पे दिखाना चाहिए। तो 100% पे कितना, तो निकाला 150 आ गया। वैसे ही 2017 का प्राइस 2018 में 50% ज़्यादा पे दिख रहा है, तो 120 150% पे दिख रहा है, सॉरी, तो 100% कितना, तो 80 आ जाएगा। समझा कि नहीं। यस सर। 99, CLI मांगा है, जनरल इंडेक्स मांगा है, तो जनरल इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन IW अपॉन क्या, समेशन W। तो समेशन IW जरा निकालते हैं कैलकुलेटर पे, 120 इंटू 6, यहाँ पे आपको चाहिए तो कर लेना। ये देखो ये I है, W है और IW है, तो 120 132 एक्चुअली कैलकुलेटर में करने का, सब टाइम पास नहीं करने का। 115 108 95, ये 6 3 4 2 1 4, तो 126 है 720, 3 इंटू 132 इज 396। आप M प्लस से करना, ये 392, ये 230, ये 108 और ये 95 4 करोगे तो 380 आ जाएगा। अब ये सबको ऐड करेगा तो 1000 1300 1500 1600 1900 1988 2018 2020 2110 2110 ना, 2110 प्लस 96 इज 2206 प्लस 20 2000 22226 आ रहे हैं,
और इसका टोटल है 6, 3, 9, 13, 15, 16, 20। तो ये क्या हो गया बच्चे लोग? सर ये बेसिकली हो गया हमारा 222 डिवाइड बाय 20। इससे करोगे तो आएगा 111.3। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा? बेसिक सा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। लास्ट सम 100। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। कंज्यूमर प्राइस कितना हो गया? 110 से, एक मिनट सॉरी, कंज्यूमर प्राइस हो गया 110 से 200, बराबर है। तो आपको लगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 110 से हो गया 200, आपका सैलरी 33,000 से 50,000 हो गया। देयरफॉर इन रियल टर्म्स अगर मुझे मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखना है तो कितना मेरे को एडिशनल अमाउंट मिलना चाहिए? तो ऐसे हमको ऐसे टाइप से करने का, ईयर CLI सैलरी। तो ईयर बेस ईयर एक लेंगे, करंट ईयर। बेस ईयर का CLI 110 था, करंट ईयर का 200 है, ये 33,000 था और ये 50,000। अगर सब दिया है तो ये वाला वैल्यू गलत होता है, याद रखना। तो पहले हम इस एक्स को ढूंढते हैं, 200 इंटू 33,000 करने का डिवाइड बाई 110 करने का। तो 1 0 कटा, 11 का टेबल में 30 होता है तो ये 300 हो गया। 300 इंटू 200 करोगे तो 60,000 आता है। तो आपका जो एक्चुअल सैलरी है दैट शुड बी 60,000, जो एक्चुअली आपको पे होना चाहिए था। बट पे कितना हो रहा है? सर पे तो 50,000 हो रहा है, तो कितना एडिशनल अमाउंट पे होना चाहिए? सर एडिशनल अमाउंट विल बी 60,000 माइनस 50,000, मतलब 10,000 रुपया एडिशनल सैलरी आपको पे होना चाहिए। अब बहुत बच्चे लोग इधर गलती क्या करते हैं ना, रियल वेजेस का फॉर्मूला से करोगे ना अगर आप, तो मनी अपॉन CLI वाला पार्ट से, तो एक का आंसर आपको 30,000 आएगा, एक का 25,000 आएगा। तो आपको ना 5,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। ये कब करने का? जब आपको लॉस या प्रॉफिट मांगा है। यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट मांगा है क्या? नहीं ना। यहाँ पे क्या बोला है? पर्सन को कितना एडिशनल पे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल लैंग्वेज में चारों अगर डेटा दिया तो ये पक्का मिसिंग रहता है, ये गलत रहता है, इसको आप निकालो और फिर इसको कंपेयर करो, जितना मिला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। इस तरह से हमने पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप सबको ये पेपर इजी लगा रहेगा। वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर मैं बोल सकता हूँ मॉक टेस्ट का। आराम से 82, 83, 85 भी आप अटेम्प्ट कर सकते थे। 2 घंटे का भी वीडियो नहीं बना, 2 घंटे से पहले मेरा हो गया पेपर, तो आपका भी आराम से हो जाना चाहिए। क्लियर? बट फिर से मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप ये मत रहना कि ऐसे ही पेपर एग्जाम में आएगा। एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस वो लोग करेंगे, सो प्लीज़ उसके भरोसे मत रहना। आप प्रिपरेशन फुल एकदम अच्छे से करो। मैंने लास्ट एक TVM का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाया, 226 क्वेश्चन का एक वीडियो, प्लीज़ वो देख लेना। TVM बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड डू प्रैक्टिस वेल। और कुछ कुछ वीडियोस में बनाऊंगा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ अच्छे सम्स का, वो भी आप देख लेना। क्लियर? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं CA, उनको उनका हेल्प हो जाएगा। प्लस ये वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव गुड डे हैड।